तो लोग जो पेशेंस बहुत जल्दी लूज कर जाते हैं कि भाई हमने फ़ोन किया इन्वेस्टर को, ठीक है भाई अगली वीक करना, अगले महीने करना, 2 4 5 डेट देने के बाद लोग फॉलोअप छोड़ देते हैं। तो ये बिल्कुल आप कह रहे हैं कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए, कंटिन्यू लगे रहना चाहिए। फाइनेंस सेक्टर में मुकेश जी मैंने देखा है अप फ्रंट के नाम पे भी पैसा लोग बहुत लेते हैं और बहुत तरह तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं। आप भारत को सोने की चिड़िया बनाने की बात करते हैं, तो ये प्रैक्टिकली संभव है, ये हो सकता है? ये यूथ को ऐसा क्या मोटिवेट किया जाए कि ये सोने की चिड़िया बनाने में ये खुद योगदान देना शुरू कर दें? जो पेरेंट्स खुद कुछ नहीं कर पाए अपने लाइफ में जो बनना चाहते थे, वो चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वही बने। एक्टर नहीं बन पाए तो एक्टर बने या डॉक्टर बने या बिजनेस में, जो जो उनकी सोच थी वो चाहते हैं प्लांट करें हम अपने बच्चों में। यूथ है उनके पास जिम्मेदारियां हैं, काम भी करना है, काम नहीं भी है, पेरेंट्स को भी देखना है, बहुत कुछ है, तो वो अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाते। आप जो हैं काफ़ी वर्सटाइल हैं, मतलब आप डिफेंस में भी हैं, एग्रीकल्चर में भी हैं, आईटी में भी हैं, तो इतने सारे मतलब चीज़ों में होने के बाद आप अपने आप को फोकस्ड कैसे कर पाते? पॉडकास्ट विथ राजेश सिंह के शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट राजेश सिंह, और आज जो हमारे सामने गेस्ट हैं बहुत ही खास हैं, बहुत ही मतलब जितनी तारीफ़ की जाए बहुत कम है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है भविष्य भारती संकल्प, उसके ये फाउंडर हैं और चेयरमैन हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। और हाँ, अगर आप फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो ये एपिसोड ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत कुछ है जो आपको आज जानने को मिलेगा। और अगर आप कोई अब स्टार्टअप कर रहे हों, अगर आपको पैसे की ज़रूरत हो 1 से 5 करोड़ के बीच, तब तो ये एपिसोड 100% देखिएगा, क्योंकि आपको 1 से 5 के बीच 5 करोड़ का फंड भी मिलेगा। और अगर आप लाइजनिंग कर रहे हो इस फील्ड में, फाइनेंस सेक्टर में, तब तो ये बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। बहुत कुछ है जो आपको जानने को सुनने को मिलेगा मुकेश जी से। तो चलिए मिलते हैं मुकेश मिश्रा जी। सो मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। मुकेश जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, फाइन। मैं स्टडी कर रहा था, आपके प्रोफाइल को देख रहा था, तो भविष्य भारती संकल्प, ये एक प्लेटफॉर्म तो बहुत अच्छा है ही, लेकिन प्लेटफॉर्म के साथ साथ मुझे एक बहुत बड़ा विज़न लगा। मुझे एक ऐसा विज़न जो भारत को ग्लोबल स्तर पे मतलब लेकर जा सकता है, और बहुत सारे सेक्टरों में। तो इसका विचार मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा मुकेश जी, कैसे आया आपके अंदर? बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, और इस प्रश्न के अंदर मैं चाहूँगा कि जो विज़न, जो हमारे सपने, जो भी हमारे थॉट्स हम लेके आए हैं अपने इस भविष्य भारती संकल्प परिवार के माध्यम से भारतवासियों के लिए, मैं आपके इस पॉडकास्ट में उसको बताने का पूरा प्रयास करूँगा। इसके पहले मैं बताना चाहूँगा मेरे बारे में। जी बिल्कुल बताइए। मैं लास्ट 20 साल से फाइनेंस फील्ड में हूँ। ठीक है। पहले मैं बैंक में काम किया, कोटक महिंद्रा बैंक में काम किया मैंने, फिर आईडीबीआई बैंक में काम किया मैंने। 2014 तक मैं बैंकों में काम करता रहा। एज ए क्या थे आप बैंकों में? एज ए असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर भी था ठीक है। आईडीबीआई बैंक में। उसके पहले असिस्टेंट मैनेजर था कोटक महिंद्रा बैंक में। ठीक है। तो ये बैंकों के अनुभव के बाद तो हमें लगा कि और भी कुछ हम कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में। जी। तो फिर वहाँ से जर्नी चालू हुई, मेरी प्राइवेट फाइनेंस की चालू हुई। जी। तो हमको वहाँ पे फाइनेंसर मिले, जिनके माध्यम से मैंने पहले सिक्योर्ड प्राइवेट फाइनेंस किया। सिक्योर अच्छा। मतलब प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में। ठीक है, तो बहुत हम पहले, लोग, मतलब 20 साल पहले की बात हाँ, है ये। ये 2014 की बात है। ठीक है। 14 से चालू हुआ हमारा जर्नी। तो फाइनेंसर मिले हमको, तो वहाँ पे हमने प्राइवेट फाइनेंस चालू किया। प्राइवेट फाइनेंस स्टार्टिंग में हमने प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में फाइनेंस का चालू किया प्राइवेट से, ठीक है। जिसमें मैंने कम से कम 100 फ्लैट का प्राइवेट फाइनेंस करवाया बॉम्बे के अंदर, अलग अलग फाइनेंसर के माध्यम से। अच्छा, तो 100 फ्लैट का प्राइवेट फाइनेंस करने के बाद, ये प्रॉपर्टी के अगेंस्ट प्रॉपर्टी करवाया के आपने? अगेंस्ट प्योर ठीक। प्राइवेट फाइनेंस होता था। ठीक है, उसमें कुछ मान लीजिए अगर पेपर, 1 करोड़ का फ्लैट हो तो उस पर आप कितना दिलवाते 50 रुपये देते थे। देते थे? ये 100 आपने किया आज से 10 साल पहले? हाँ, ये 14 से 15 16 तक अपन ने किया इसको। ठीक है। फिर 16 के बाद 17 में एहसास हुआ कि भाई और बहुत से ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती लेकिन बिजनेस होता है, उनको हम पैसे दे सकते हैं। तो फिर हमने अनसिक्योर्ड प्राइवेट फाइनेंस चालू किया वहाँ से। अनसिक्योर्ड प्राइवेट फाइनेंस, जिसको हुंडी फाइनेंस बोलते हैं, जिसमें केवल कंपनी का टर्नओवर देखते हैं और उनका चेक लेते हैं, उनको पैसे देते हैं।
6 महीने, 4 महीने, 8 महीने, 10 महीने के लिए। उसमें भी हमने बॉम्बे किया 2016 से लेके कोविड तक किया। कोविड में भी थोड़ा-थोड़ा हुआ, कोविड के बाद भी हुआ। कोविड के बाद हमको मौका मिला पूरे भारत में काम करने का। अच्छा, तो अनसिक्योर्ड भी आपने लोन काफ़ी अनसिक्योर्ड करवाया। अनसिक्योर्ड अभी भी अनसिक्योर्ड ही हो रहा था। ठीक है, अनसिक्योर्ड में करते-करते वो जो काम था वो इंडिविजुअल था मेरा। ठीक है। तो मेरी जो भी अर्निंग होती थी, जो भी मेरा अचीवमेंट होता था, मेरा अकेले का होता था। हुँ, मैंने अकेले जो भी इच्छा थी, परिवार की इच्छा थी, हमारी इच्छा थी, हमने सब बनाना चालू कर दिया। चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो लैंड हो, और भी जो चीज़ थी, बाहर घूमना और जाना। मतलब एक तरह से जो निजी जीवन की सुविधाएं, सुख हमको चाहिए जीवन में, हमको मिलने लगी। अच्छा, तो निजी सुविधाओं को प्राप्त करने के बाद अचानक मुझे ऐसा विचार आया कि ये जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ, अचीवमेंट कर रहा हूँ, ये मेरा हो रहा है, इंडिविजुअल मेरा हो रहा है, मेरा गोल बन रहा है। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिसमें कि लोगों को साथ लेके मैं चल सकूं, जिसमें एक टीम बने, और भी लोग जुड़ें, और भी लोगों के सपने पूरे हों, और भी लोगों के उम्मीद को हम पूरा कर सकें। इसके लिए हमारे मन में ख्याल आया कि हम एक ऐसा कंपनी बनाते हैं, एक ऐसा ब्रांड बनाते हैं, जिसके माध्यम से हम भारत के युवाओं को, भारत के उन मेधावी छात्रों को, भारत के तमाम व्यवसायियों को हम मदद देंगे, ताकि उस प्रयास से और उनके उस उद्योग से तमाम परिवारों को जीविका चल सके, रोजगार मिल सके, और उनको भी अच्छे से जीवन जीने का मौका मिल सके। इसलिए हमने ये भविष्य भारती संकल्प परिवार नाम का अपना एक कंपनी बनाया है। एक हम इसको परिवार बोलेंगे क्योंकि ये परिवार ही है। हम अब नाम से आपको पता चलता है कि भविष्य भारती भारतीय संकल्प। संकल्प बहुत ही भविष्य मतलब हमारा मिशन है भारत 2047, भविष्य से जुड़ा हुआ है। और भारती भारत माता, भारत माता को 2047 तक उच्चतम शिखर के ऊंचाई तक लेके जाना, उनको वापस सोने की चिड़िया बनाना, यही हमारा एक संकल्प है, यही हमारा एक मिशन है। और उस मिशन को, विजन को पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग है। प्लान ए है, प्लान बी है, प्लान सी है, जिसमें कि हम प्लान ए में पहले हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने वाले हैं, भारत के विभिन्न राज्य सरकारों के साथ और प्राइवेट कंपनियों के साथ। तो ये अलग-अलग शहरों में, अलग-अलग स्टेट में हाँ, करेंगे आप? अलग, जैसे अभी चंडीगढ़ में मेरा प्लानिंग है, 2 मई को करने वाला हूँ मैं। उसके बाद YMCA दिल्ली में प्लानिंग है, 25 जुलाई को करने वाला हूँ मैं। उसके बाद मेरा फिर सितंबर में प्लानिंग है, उड़ीसा में करने वाला हूँ मैं। तो इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर आएंगे। हाँ, बिल्कुल। उसमें हमारे दोस्त हैं, हमारे मेंटोर हैं, मिस्टर रोहित गुप्ता जी, जो हमारे यूरेशिया एफ्रो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन हैं, वो हमारे साथ हैं। उनका मेंटरशिप, गाइडेंस हमको मिलता रहता है। हमारे बड़े भाई गार्जियन कहा जाए तो राजीव चौधरी जी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, और DRDO के डिप्टी जनरल रह चुके हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं करुणेश शुक्ला जी, जो युवा हैं, मात्र 29 वर्षीय हैं, और वो ऐसे वकील हैं जब UPA शासन काल में राम जन्मभूमि के लिए फाइट करने वाले वकीलों में से एक हैं। आप उनका भी देखेंगे तो बाइट भी दिखेगा, बट वो हमारे साथ इस मिशन में जुड़े हुए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो लोग जुड़े हुए हैं, ये टूवर्ड्स द नेशन वाले हैं, राष्ट्रवाद सोच वाले हैं, जिनके लिए भारत प्रथम सोच है। तो हमारा ये भविष्य भारतीय संकल्प परिवार एक तरह से एक मिशन है, जिससे हम उन लोगों को जोड़ रहे हैं जिनका सोच है कि नेशन फर्स्ट, भारत प्रथम, नेशन फर्स्ट। वही हमसे जुड़ेंगे, वही हमसे जुड़ के काम करेंगे, और उनको ही हम इस परिवार में शामिल करने के लिए कोशिश करेंगे, ऐसे लोग जुड़ें, और ताकि ये हमारा जो मिशन है वो पूरा हो सके। अब जैसे मैं बता रहा था कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने वाला हूँ मैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने के साथ में जो इन्वेस्टर आएंगे, राज्य सरकार और प्राइवेट कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसमें हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है। हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा, और प्लस हमारे इन्वेस्टर रहेंगे, तो हम वो रेवेन्यू जनरेशन और प्लस हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे जो फंड आएगा, हम एक बनाएंगे अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, AIF। ठीक है। AIF के माध्यम से जो सेबी रजिस्टर्ड होगा, बाकायदे जो भारतीय नियम कानून उसको पालन किया जाएगा, टीम रहेगी पूरी, और उस AIF के माध्यम से हम अपना 70% इन्वेस्टमेंट टेक बेस्ड स्टार्टअप में डालेंगे। सबसे पहले हमारा उद्देश्य है कि ऐसे स्टार्टअप में डालेंगे जिनका सोशल इम्पैक्ट हो, सोशल कॉज हो, ह्यूमन लाइफ में हो, चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे एग्रीकल्चर में हो, चाहे हेल्थ में हो, ऐसे तमाम सेक्टर में जो हमारे युवा हैं, जो मेधावी छात्र हैं, जो शहर से नहीं गांव से आते हैं, उनके पास आइडिया है, कॉन्सेप्ट हैं, सब कुछ है, लेकिन उनको फंड नहीं मिलते हैं। गवर्नमेंट की स्कीम के माध्यम से फंड मिलते हैं, लेकिन एक सीमित दायरे तक मिलता है, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसे जो मेधावी छात्र, जो युवा, ऐसे अगर देखा जाए तो आज के डेट में 40% से ज़्यादा युवा गांव के एंटरप्रेन्योर बनने के लिए तैयार हैं।
ये सर्वे आया हुआ है, आप देखिए सर्वे उठा करके। 40% से ज़्यादा युवा जो पढ़ाई कर रहे हैं वो चाहते हैं कि मैं व्यवसाय करूँ, बिजनेसमैन बनूँ, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता, फंड नहीं मिल पाता। तो हम चाहते हैं कि अच्छा उसमें जो फंड मिलता भी है उसमें जो कन्वर्जन रेशियो बहुत कम है। अगर हम 30% युवा जो स्टार्टअप कंपनी चला रहे हैं उसमें जो रनिंग कंपनी चला रहे हैं वो 4.4% ही है आज के डेट में। ये एक उनके मन में फियर फैक्टर होता है कि मैं अगर धंधा करूंगा असफल हो जाऊंगा तो क्या होगा। तो मैं चाहता हूं कि इसके माध्यम से जो हम स्टार्टअप कंपनी में पैसे डालेंगे, हम 100 कंपनी टारगेट कर रहे हैं, 100 कंपनी में 1 साल में डालेंगे, 1 साल के अंदर 100 कंपनी में डालेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। और उन 100 कंपनियों में से हमारा लक्ष्य है कि हम 10% का रेशियो पकड़ते हैं। तो 10 कंपनियां ऐसी होंगी जो रनिंग होगी, जो चलेंगी, जिनके कॉन्सेप्ट इंडिया और बाहर सुने जाएंगे, माने जाएंगे, जाने जाएंगे। ये क्रिया हमारी जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, AIF, इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप फाइनेंस, ये लगातार हम 10 साल करने वाले हैं। हर साल हम ये समिट करेंगे, हर साल हमारा रेवेन्यू आएगा, हमारे फंडर आएंगे, हमारी टीम रहेगी, और हर साल हम 100 कंपनियों को इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, ताकि 10 साल के बाद हमारे पास ऐसी एटलीस्ट 50 कंपनी हो जो भारत के नाम को अपने प्रोडक्ट, अपने कॉन्सेप्ट, अपने थॉट, अपने विजन के माध्यम से ग्लोबल ब्रांडिंग में लेके जाएं। बहुत अच्छा। क्योंकि आज छोटे छोटे देश ब्रांड लेके चल रहे हैं। आज ताइवान ब्रांड लेके चल रहा है, उसका भी ब्रांड है। सैमसंग दक्षिण कोरिया का ब्रांड है, बिल्कुल। हुंडई दक्षिण कोरिया का ब्रांड है, स्विट्जरलैंड का ब्रांड है, रोलेक्स। ऐसे तमाम छोटे छोटे देश हैं जिसके ब्रांड बड़े लेवल पे विश्व में विख्यात हैं, ग्लोबल लेवल पे। हाँ, लेकिन भारत के ब्रांडिंग करने वाले ऐसी कंपनियां बहुत कम हैं। वो कंपनियां जो 40-50 साल पहले चालू हुई थी, लेकिन आज ऐसी कंपनियां कम आ रही हैं जो ब्रांडिंग में आ जाए। तो ब्रांडिंग में वही कंपनी आएगी जिसका कॉन्सेप्ट यूनिक होगा। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, मेरे पास एक कंपनी आई थी, एक बंदा आया था, तो पुणे से है, उसने एक कॉन्सेप्ट बनाया है। उसका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जो फैक्ट्री से पोल्यूशन निकलता है, उस पोल्यूशन फैक्ट्री की जगह जहाँ पे वो धुआं निकल रहा है वहाँ पे एक प्लांट लगाएगा वो, और जो पूरा धुआं ऑब्जर्व करेगा उसके छोटे प्लांट में, और उस धुएं में जो कंटेंट रहेंगे ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, जितने भी रहेंगे जहरीले पदार्थ, उनको अलग अलग कंटेंट में जाके वो पैक करेगा, और उस पैकेट को, कंटेंट पैकेट को डिफरेंट कंपनीज में जहाँ उसको सप्लाई लगनी है वहाँ पे सप्लाई करेगा। क्या बात। दिस इज द यूनिक कॉन्सेप्ट इन इंडिया जो कि आने वाला है। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है सर जो भारत के युवाओं के मस्तिष्क में है, उनके विचार में है, लेकिन उनको लाने के लिए जो फंड लगने वाला है वो नहीं मिल रहा है जी। तो हम ऐसे ब्रांड को, ऐसे प्रोडक्ट को, ऐसे कॉन्सेप्ट को जिनका सोशल इम्पैक्टिंग होगा, हम उनको लाएंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, उनको फंडिंग करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। अगर वो फेल भी होते हैं तो कोई बात नहीं, हम वापस उनको फंड करेंगे, वापस मोटिवेट करेंगे। तो इस तरह से प्रयास रहेगा कि इस तरह से युवाओं को हम वहाँ पे उनको सुविधा दें और फंड मुहैया कराएं, जिससे वो अपने विजन को भारत के विकास में सहयोग की भूमिका में लाते हुए आगे ले जाके करें। ये हमारा विज़न है पहला, प्लान ए। अब प्लान बी इसमें हमारा ऐसा है कि जो हमने 70% बोला इन्वेस्टमेंट करेंगे हम स्टार्टअप्स में, 30% का क्या, 30% जो रहेगा ना, उसके माध्यम से हम भारत में फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, फ्री जॉब, फ्री फूड का भी कॉन्सेप्ट लाने वाले हैं। वो अलग यूनिक कॉन्सेप्ट रहेगा। फ्री एजुकेशन कॉन्सेप्ट ऐसा रहेगा, ऐसे बच्चे जो 10वीं 12वीं के बाद बड़े क्लासेस नहीं कर पाते हैं, कोटा नहीं जा पाते हैं, दिल्ली नहीं जा पाते हैं, तैयारी नहीं कर पाते हैं, खान सर के इंस्टीट्यूट में नहीं जा पाते हैं, वो लोग जहाँ पे हैं वहीं पे हमारे ऐप के माध्यम से, ऐप रहेगा, ऑनलाइन ऐप रहेगा, और उसके माध्यम से वहाँ पे वो जी और नेट की तैयारी, डॉक्टर इंजीनियर बनने की तैयारी कर सकते हैं। और उसमें ऑप्शन बाद में IAS PCS तैयारी का भी रहेगा। जो बच्चे ग्रेजुएशन के बाद भी सुविधा नहीं मिल पाती हैं, दिल्ली नहीं जा पाते हैं, कोटा नहीं जा पाते हैं, वो लोग IAS PCS भी नहीं बन पाते हैं, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारियों का इतना बड़ा उनके ऊपर बोझ आ जाता है, वो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम सिस्टम में तीनों चीज़ डालेंगे, जी भी करेगा, नेट भी करेगा, IAS PCS से बनेगा। उसमें एक और एडिशनल पॉइंट है, ऐसे बहुत सारे मेधावी छात्र होते हैं जिनके अंदर क्षमता होती है कि वो पढ़ते समय भी पढ़ा सकते हैं एज ए टीचर। बिल्कुल ऐसा। वहाँ पे हम कॉन्सेप्ट वो भी लेके आएंगे कि जो बच्चे अपने आप को समझते हैं कि वो पढ़ा सकते हैं, वो हमारे ऐप का एक कॉलम रहेगा, वहाँ पे जाके वो टीचर भी बन सकते हैं। एट दैट टाइम उनको रेवेन्यू भी मिलेगा, उनको पैसे भी मिलेंगे। मतलब आप तैयारी भी कर रहे हो, प्रिपरेशन भी कर रहे हो और पैसे भी कमा रहे हो। और वही बच्चे जो उसमें पढ़ेंगे, जो तैयारी करेंगे, वही जाके फ्यूचर में जो हमारा ये स्टार्टअप का विज़न है ना, उसमें कंपनियों के लिए थॉट्स भी लाएंगे, कंपनी बनाएंगे, आइडिया बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे, क्योंकि हम R&D का प्लेटफॉर्म दे रहे हैं उनको ना करने के लिए। ये हो गया हमारा फ्री एजुकेशन का कॉन्सेप्ट।
फ्री हेल्थ का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अभी तक जितने भी आपने हेल्थ का आपने देखा होगा, सुना होगा, सब लोग बीमारी होने के बाद बताते हैं कि ये मेडिसिन खाओ, बिल्कुल। ये चीज़ करो, बीमार हो गए तो ये दवाई खाओ। हमारा उस फिट हेल्थ में हम ये बताएंगे कि कैसे बचा जाए, हाउ टू अवॉइड डिसीजेस, आप बीमारियों से कैसे बचें। तो उसमें छोटा छोटा टिप दिया रहेगा कि आदमी जब युवावस्था होता है 10 से 15, तो कैसा उसको अपने जीवन में करे कि उसका हेल्थ में प्रॉब्लम ना आए। 15 से 25 क्या करे, 25 से 35 क्या करे, 35-45 एज वाइज उसमें एजुकेशन दिया जाएगा कि आप क्या करें कि आप फ्यूचर में बीमार ना हो, हाउ टू अवॉइड डिसीजेस। ये इस तरह कॉन्सेप्ट भारत में कोई नहीं लाया। वो एक कंपनी रहेगी, वो एक ऐप रहेगा, इसमें फ्री हेल्थ का कॉन्सेप्ट चलेगा। फ्री जॉब का कॉन्सेप्ट, फ्री जॉब का कॉन्सेप्ट क्या है कि आज भी बहुत सारी कंपनियां हैं, नाम नहीं लूँगा, जितनी कंपनियां हैं, एचआर वाली कंपनियां हैं, वो जॉब प्रोवाइड करती हैं लेकिन पैसे लेती हैं। किससे पैसे लेती हैं? या तो कंपनी से लेंगी, या तो जो बंदा जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है उससे लेती हैं। इसके चक्कर में बहुत सारे लोग अच्छे जॉब नहीं ले पाते हैं, बहुत सारी कंपनियों को अच्छे बंदे नहीं मिल पाते हैं। तो हमारी वो कंपनी ऐसे बंदे को, ऐसी कंपनियों को हम फ्री में जॉब प्रोवाइड करेंगे। उसमें ऑप्शन रहेगा, जो भी कंपनी हमसे हम बंदे रिक्रूट करवा रही है उसको ऑप्शन दिया जाएगा कि भाई तुमको हम पैसे नहीं ले रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पास ऑप्शन है, अगर तुम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्विस में जो अपना होता है उसमें कुछ देना चाहते हो डोनेशन, तो आप डोनेट कर सकते हो। वहाँ पे हम ऐसा नहीं रखेंगे फिक्स आपको पैसे देने ही देने। अगर कोई कंपनी वाला है, उसका काम हो रहा है, उसको इतनी तो समझ होगी कि अगर मैं काम कर रहा हूँ यार, मेरे को कुछ तो पैसे देने चाहिए। आपको 100 देना है, 500, 1000, 2000 जितना देना, उसमें ऑप्शन रहेगा। सो इट्स अ काइंड ऑफ फ्री सर्विस। तो उसमें हम वो सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं, और उसमें महिलाओं के लिए विशेष स्थान दिया जाएगा। तो उसमें ताकि जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसको भी फोकस किया जाए। उसमें बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, हमारे पास जो यूएसए अफ्रो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उससे जुड़े हुए लोग यूएन तक हैं। तो उसमें समय समय पे गाइडलाइन, जॉब ऑफर, यहाँ नहीं बाहर भी क्या क्या प्लेटफॉर्म पे हम दे सकते हैं, वो सारी चीज़ वहाँ पे दी जाएगी। इंडिया से बाहर भी। इंडिया से बाहर भी वो फ्री जॉब कॉन्सेप्ट उसमें रहेगा। और सबसे मेन कॉन्सेप्ट है फ्री फूड का। ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। ये आप कैसे लाएंगे आप? हाँ, ये बता रहा हूँ। एक कंट्री है बेल्जियम, हम्म, वहाँ पे अगर आप जाते हो ना घूमने के लिए, तो वहाँ पे जितने रेस्टोरेंट है ना, वहाँ पे आप खाना खाते हो, चाय पीते हो, कॉफ़ी पीते हो, सैंडविच खाते हो ना, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है पैकेट का। आपने जैसे एक चाय पिया तो वहाँ पे पैकेट का ऑप्शन रहेगा। अगर आपको एक चाय डोनेट करनी ना, तो आप एक चाय का पैकेट वहाँ डाल दो, उसको दे दो, तो वहाँ पे डिस्प्ले बोर्ड लगा रहता है कि भाई पैकेट, चाय एक पैकेट है, समोसा एक पैकेट है, सैंडविच एक पैकेट है, रोटी इतना पैकेट है, चावल इतना मतलब पैकेट है। जो भी ज़रूरतमंद है वो ले सकते हैं फ्री तो में। जिसको आवश्यकता होगी, जो भूखे रहेंगे, वो ऐसे रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ देखते हैं, पूछते हैं भाई पैकेट है क्या कुछ, तो देखता है कि कितने पैकेट जमा हुए हैं। वो बोलता है हाँ भाई, एक चाय का पैकेट, एक समोसा पैकेट, एक सैंडविच पैकेट है, ठीक है सर हमको दे दीजिए। तो जो पात्र होते हैं वो भी देखते हैं कौन बंदा कैसा है, क्या उसको भूख लगी है कि नहीं लगी है, कि वो डेली वाला बंदा है, ऐसे पैसे लेके खा रहा है। ये भी थोड़ा सा आदमी का इनर डिजायर होता है ना भाई, वो आदमी समझ जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बेल्जियम में है, इंडिया में नहीं है। तो मैं इस कॉन्सेप्ट का फूड चेन पूरे भारत में लाने वाला हूँ, जिसके माध्यम से वो बेचारे, देखो गरीब तो गरीब होते ही हैं, आज मध्यम वर्ग में भी बहुत सारे ऐसे बेचारे होते हैं जो गरीब तो होते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, उनको भूख लगी है, पैसे नहीं है, खा नहीं पाते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट लेकर के मैं उन लोगों को भी खाने दिलवाऊंगा जो गरीब तो नहीं है लेकिन खाना नहीं खा पाते हैं, चाय नहीं पी पाते, नाश्ता नहीं कर पाते हैं, और पब्लिक के माध्यम से होगा। ये तीनों कंपनियां भी ब्रांडिंग में आने वाली हैं सर। तो इसके लिए क्या रेस्टोरेंट का आप चेन पूरा बनाएंगे? चेन बनेगा। खुद का रेस्टोरेंट खोलेंगे आप? हाँ बनेगा, उसकी टीम, यही टीम काम करेगी सर। जो हमारे युवा हैं इस कॉन्सेप्ट पर वही काम करने वाले हैं। तो 4 ब्रांड तो मैंने यही बना दिया बैठे बैठे। तो ये भविष्य भारतीय संकल्प के तहत ही ये तीनों ला रहे हैं। 4 ब्रांड आपको बैठे बैठे मिल गए, वर्ल्ड लेवल के ब्रांड। फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, फ्री जॉब, फ्री फूड। ये जो चारों कंपनियां हैं सर ना, ये पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस होंगी। आप लिख के ले लो, 10 साल के बाद हम आप मिलेंगे और देखना ये चारों कंपनियां भारत के नाम को एक उच्चतम ऊंचाई तक लेके जाएंगी, और पूरा विश्व देखेगा कि ये कंपनियां भारत में सिस्टम के साथ मिलकर कैसे काम कर रही। तो 4 कंपनियां मैंने आपको बैठे बैठे दे दिया कि 4 कंपनियां कैसे बन रही। बाकी और कंपनी ऐसे ही, जो हमारा विज़न है, ऐसे विजनरी लोग जुड़ेंगे, ऐसे कॉन्सेप्ट सुनेंगे और इसको बनाते जाएंगे। तो किसी को अगर जुड़ना हो तो कैसे आपसे जुड़ सकता है जुड़ने मुकेश का जी? उसमें कई तरीके हैं, कैसे आपको जुड़ना है वो जैसे डिपेंड जो करता लोग अभी पॉडकास्ट देख रहे हों और मान लीजिए उनको फंड की ज़रूरत हो, किसी को 4 करोड़ या 5 करोड़, स्टार्टअप बहुत बेहतरीन है, जो आपसे बात करना चाह रहे हो, तो कैसे मतलब
आपके पोर्टल के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से नंबर, आप क्या नंबर भी देना चाहेंगे या कुछ बिल्कुल ऐसा बिल्कुल जिसके मेरा माध्यम से जुड़ सकते हैं वो? मेरा नंबर है ऑलरेडी, गूगल पे भी नंबर है, लिंक्डइन पे भी नंबर है, फेसबुक पेज मेरा है, यूट्यूब चैनल भी है, इंस्टाग्राम पे भी हूँ मैं, सब जगह हूँ। मुकेश मिश्रा डालेंगे, गूगल पे डालेंगे मुकेश मिश्रा दिख जाएगा, या आप गूगल पे डालिए भविष्य भारतीय संकल्प, मेरा वेबसाइट आ जाएगा, वहाँ पे आप डिटेल भर दीजिए, अपने नंबर छोड़ दीजिए, हमारी टीम आपसे बात करेगी। बहुत आपको एज ए वॉलंटियर जुड़ना है, एज ए वॉलंटियर जुड़ जाओ, एज ए फैमिली जुड़ना है, फैमिली जुड़ जाओ, एज ए आपको वहाँ पे कंसल्टेंट जुड़ना है, वो भी जुड़ जाओ, आपको कुछ में पार्टिसिपेट करना है, आपको पैसे चाहिए, किसी इवेंट में आना है, वो भी जुड़ जाओ। तो पहला इवेंट हमारा फ्री है अभी, जो हम पहला इवेंट करने वाले हैं ना, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। जो कि पंजाब में करने हाँ, वाले हैं पंजाब चंडीगढ़ में है, 2 मई को करने वाले हैं, और सेकेंड वीक जुलाई में दिल्ली में करने वाले हैं। लेकिन अभी थोड़ी सी जो आपाधापी चल रही है विश्व में, तो हमें पंजाब का थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्योंकि हमारे इन्वेस्टर बाहर से हैं, रसिया से हैं, गल्फ से हैं, यूके से हैं, जापान से हैं, ऐसे बाहर से हमारे इन्वेस्टर हैं। तो उनको इंडिया में लाने के लिए माहौल थोड़ा अच्छा होना चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि हम जुलाई में हमारा दिल्ली वाला अच्छे से कर लेंगे, चंडीगढ़ थोड़ा भी होल्ड करना पड़ रहा है इसके लिए। इस इवेंट में जो लोग भी मतलब भाग लेंगे मुकेश जी, तो उनको क्या जानने को मिलेगा और क्या क्या फ़ायदा होगा? मान लीजिए अगर कोई बंदा है जो अभी सुनकर आपके वेबसाइट के थ्रू वो अभी अगले सब बिजनेस समिट में आना चाह रहा है, तो क्या क्या फ़ायदा उनको होने वाला है, जो अभी रिसेंटली जो आपका पहला समिट होगा उसमें अगर आना चाहें तो? वहाँ पे आने पे उनको फ़ायदा ये होगा, पहले तो लाइव सारी चीज़ें उनको देखने को मिलेगी कि हम जो बोल रहे हैं, जो हमारा विज़न जो यहाँ पे हम बता रहे हैं, वो चीज़ प्रैक्टिकली कैसे होती है, हमारी टीम कैसे काम करती है, हमारे इन्वेस्टर आते हैं, वहाँ पे लीजेंडर लोग आते हैं, वहाँ पे स्पीकर आते हैं, और कंपनी आती है बड़ी, वहाँ पे पूरा नेटवर्किंग का आपको प्लेटफॉर्म मिलता है। आप अच्छी अच्छी कंपनियों से जुड़ सकते हो, अच्छे बैंकर से जुड़ सकते हो, अच्छे इन्वेस्टर से जुड़ सकते हो, तो वहाँ पे पूरी टीम रहती है। तो वहाँ अपना पे कॉन्सेप्ट वो लोग बता सकते बिल्कुल हैं, बिल्कुल और अगर पसंद आए तो वहीं के वहीं आप उनको फंड भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो अच्छा, भविष्य भारतीय संकल्प क्या करने वाली है, इसका ट्रेलर आपको वहाँ दिख जाएगा कि हम अगले 10 साल में क्या करने वाले हैं भारत में। आप आइए वहाँ पे देखिए, अपनी आंखों से देखिए, चीज़ों को देखिए, समझिए, क्योंकि वेबसाइट पे मैंने दिखा दिया और यहाँ पे मैंने बता दिया, लेकिन ज़मीन पे वो काम कैसे हो रहा है अगर आपको जानना है, सो यूर मोस्ट वेलकम, आप आइए, स्वागत है आपका, वहाँ पे आ सकते हैं। अगर आपको और मिलना है, समझना है, तो हमसे टाइम लेकर के, हमें बॉम्बे बैठता हूँ, बॉम्बे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। फ़ोन पे अगर आपको समझ में आता, आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, बट हमारे पास आने के लिए आपके पास कुछ विज़न होना चाहिए। आप विज़न रीज़न लेके आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपका काम होगा, क्योंकि जीवन में 4 चीज़ होना चाहिए। पहले तो आपका होना चाहिए विज़न, बिल्कुल सही। अगर विज़न है तो आप इंसान हो, और विज़न के बाद में होना चाहिए प्रोविज़न, कि इस विज़न को कैसे पूरा करोगे, प्रोविजन, प्रोविज़न होना चाहिए। कैसे उसको कंप्लीट करें, उसके बाद होना चाहिए रीज़न, उसका रीजन। कारण, क्यों करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, और फिर होना चाहिए डिसीजन। रीजन, प्रोविजन, सबसे पहले रीजन, नो, पहले विज़न, पहले विजन, फिर प्रोविज़न, प्रोविजन, फिर रीज़न, फिर रीजन, देन डिसीजन, देन डिसीजन। कि ठीक भाई है, हम इसको करना ही है, करेक्ट। देन आप कोई काम कर पाओगे। तो विज़न बनेगा आपके मस्तिष्क में, प्रोविज़न आपको तैयार करना पड़ेगा, रीजन आपको झूलना पड़ेगा कि मैं क्यों करूँ इसको, काम को करने से मुझे क्या मिलने वाला है, और डिसीजन आपका होगा कि इनके साथ मिलकर मुझे करना है, मुकेश मिश्रा के साथ या भविष्य भारतीय संकल्प के साथ जुड़ के आपको करना है, ये आपका डिसीजन होता है। तो जिस आदमी की डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, वही सक्सेस होता है, और नहीं तो नहीं हो पाता। मतलब कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है जो आजकल लोग चाहते हैं कि बहुत जल्द पैसे कमा ले, वो संभव नहीं है। इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो काफ़ी सर मैं फाइनेंस में 20 साल में टाइम दिया, अच्छा। आज 20 साल देने के बाद मैं इस पोजीशन में आया हूँ कि आपसे ये सब बात कर पा रहा हूँ। तो मैंने 20 साल इन्वेस्टमेंट किया अपने जीवन का, अपने ऊपर, इस मुकाम पर आने के लिए, ऐसे लोगों से जुड़ने के लिए, ऐसे लोगों से मिलने के लिए आपको समय देना पड़ता है। 2014 में मुझे जो पहला फाइनेंसर मिला था सर ना, मैंने उसको 12 महीने फॉलो किया था, 12 महीने मुझे मिला ही नहीं, 12 महीने तक कंटिन्यू आप फॉलो 12 महीने करते मैंने रहे? फॉलो किया सर, तो फॉलो। क्या बार बार टाइम दे रहे थे वो? मैं फ़ोन करता था, मैं सर मिलना है, बोलता नहीं मिलना है, सर मिलना है प्लीज़ देखो ना, नहीं मिलना है। हाँ, वो बॉम्बे में ही था, लेकिन मुझे मिलता नहीं था, लेकिन मैं कंसिस्टेंसी फॉलोअप में लाया। तो 12 महीने बाद वो जाकर 12 महीने आपको बाद मिला, मतलब हाँ, और उस बंदे से मैंने लाइफ चेंजिंग काम किया, और जो मेरा पहला उससे कमाई हुआ था वो 60,000 हुआ था।
अच्छा, तो लोग जो पेशेंस बहुत जल्दी लूज कर जाते हैं कि भाई हमने फ़ोन किया इन्वेस्टर को, फाइनेंसर को, ठीक है भाई अगली वीक करना, अगले महीने करना, 2 4 5 डेट देने के बाद लोग फॉलोअप छोड़ देते हैं। तो ये बिल्कुल आप कह रहे हैं कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए, कंटिन्यू लगे रहना चाहिए। बिल्कुल सर, फॉलोअप होना चाहिए। आपके फॉलोअप कंसिस्टेंसी की वजह से भी बहुत लोग आपको लाइक करेंगे। मेरे ऐसे कम से कम मेरे कॉन्टेक्ट में कम से कम 50 लोग हैं, बड़ी कंपनियों के एमडी चेयरमैन हैं, जिनको मैं फॉलोअप कर रहा हूँ 5 साल से। अभी भी कर रहे अभी हैं भी कर रहा हूँ मैं, डेली उनको मैसेज आता है मेरा, गुड मॉर्निंग का या कुछ भी ऐसा मैसेज आता है, मैं फॉलोअप कर रहा हूँ। आज मैं उनको फॉलोअप कर रहा हूँ, लेकिन 3 साल बाद जब एक स्टेज पे मैं आऊँगा तब वो लोग मुझे फॉलोअप करेंगे। बिल्कुल सही बिल्कुल। अच्छा, फाइनेंस सेक्टर में मुकेश जी मैंने देखा है अपफ्रंट के नाम पे भी पैसा लोग बहुत लेते हैं और बहुत तरह तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं। तो आपके ऑफिस गया था तो बड़ा इंटरेस्टिंग आप वाकया सब बता रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो इनफैक्ट मेरे भी कई जानने वाले हैं जो अपफ्रंट के नाम पे करोड़ों रुपया दिया है, किसी ने 50 लाख दिया है, किसी ने 70 लाख, 5 लाख, 4 लाख, किसी न किसी तरीके से ड्यू डिलिजेंस के नाम पे ले लेते हैं, फ्रैंकिंग के नाम पे ले लेते हैं, स्टैम्प पेपर के नाम पे ले लेते हैं, मैं आ रहा हूँ उसके टिकट के नाम, कुछ ना कुछ करके बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं। तो इससे कैसे बचा जाए और ये क्या वाकई मतलब बहुत लोग क्यों बेवकूफ़ बनाते हैं, मतलब उनको फ़ायदा क्या है इससे? देखिए सर, आपने बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक उठाया है। ये और बहुत लोग हैं जो लाइजनिंग काम कर रहे हैं, इससे बहुत परेशान हैं। परेशान मतलब उनका घर नहीं चल पाता। मैं पूछता हूँ कि भाई कब से काम कर रहे हो इस सेक्टर में? तो मैं 2 सालों से हूँ, 4 सालों से हूँ। एक भी डील क्रैक उन्होंने नहीं किया है, बल्कि वो पैसा उनके द्वारा गया ही है बट पैसे आए नहीं। बल्कि मेरे जानने वालों ने खुद 1 करोड़ और 50 लाख, 30 लाख, मतलब एक रिसेंटली अभी एक बंदे ने इतना सही तरीके से बेवकूफ़ बनाया। फ़ोन किया मैं, तो उसने, मैंने कहा कि भाई थोड़ा इरिटेट हो गया था, तो मैं बोला पैसे हैं आपके पास? बोला हाँ हैं। तो आप दिखा सकते हो? बोला दिखा सकता हूँ। तो उसने 25 करोड़ रुपए दिखाए, मतलब ऑनलाइन 25 करोड़ दिखाए। मैंने बोला हो सकता है ये किसी और का हो, मैं कैसे मानूं कि पैसे आपके हैं? तो उसने कहा कि 2 मिनट रुकिए, ऑनलाइन उसने 2 लाख ट्रांसफ़र भी कर दिया कहीं। तो यकीन हमें हो गया कि ये 2 लाख रुपया किया, मतलब एक्सेस है इसके पास, 25 लाख का ये मालिक है। फिर मैं बोला चलो ये बात कुछ हो सकता है, हाँ बन जाए। फिर वो कहता है कि आपका प्रोजेक्ट डन है, किसी को बहुत कम चाहिए था, 5 करोड़ चाहिए था, मैं 5 करोड़ आपको देने के लिए रेडी हूँ। एक काम करते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं, एग्रीमेंट करके पैसा आपको दे देते हैं। एग्रीमेंट आप बना लो या हमें बोलना, मैं बना दूंगा। एकदम कैजुअली उन्होंने कहा कि आप बना लो या मैं बना दूंगा। तो सामने वाले जिसको पैसा चाहिए था उसने कहा राजेश भाई काम ये कह रहा है कि यही बना सकते हैं, तो इन्हीं से बनवा लीजिए ना, तो अच्छा रहेगा। पता चला कि, तो मैंने बोला कि आप ही बना लो। तो उसने बड़ा कैजुअली कहा कि ठीक है 3,000 रुपये डाल दीजिए। तो सामने वाले ने कहा कि ठीक है डाल देते हैं। मैं बोला नहीं बिल्कुल मत डालिए। बोला नहीं डाल देते हैं ना, क्या 3,000, 25 करोड़ रुपया है, 3,000 रुपया कोई लेगा क्या? और उसने 3,000 डाल दिए। बाद में पता चला R&D करने के बाद कि डेली दिन भर में वो 10 से 15 लोगों को 3-3 हज़ार करके यही स्टेटमेंट दिखा के इसी फॉर्मेट से 30 से 50 हज़ार रुपये कमाता है वो। तो इससे कैसे बचा जाए? मतलब बहुत लोग बेवकूफ़ बनते हैं। तो आपको तजुर्बा तो और अच्छा होगा, तो थोड़ा बताइए कैसे कैसे, किस तरीके से आप बता रहे थे बैंक में MD किसे मिलवा देते हैं, आप बता रहे थे ये पैसा क्रेडिट हो जाता है, बहुत कुछ बता रहे थे। थोड़ा इस पे आप बताइए जो। ये आपने बताया जो बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, आपने जो बताया कि हाँ, 3,000 रुपये ले लिया। 25 हाँ, करोड़ का स्टेटमेंट दिखाकर, एक्सेस दिखाकर कि 2 लाख रुपए हमने ट्रांसफ़र कहीं किया होगा, अपने ही किसी बैंक में किया होगा, दिखाकर 3,000, मतलब आपको यकीन ही नहीं हो कि 3,000 रुपये से क्या कर लेगा। 25 करोड़ है, मतलब उसका भी ये धंधा होता है। मैंने तो हाँ, अपने जीवन में देखा है हाँ, हाईएस्ट एडवांस पेमेंट एक पार्टी का 10 करोड़ रुपए दिया है एक बंदे ने एडवांस पेमेंट। 10 करोड़ 10 करोड़ एडवांस पेमेंट दिया, पेमेंट लेने के लिए। पेमेंट लेने के लिए, फिर भी पैसा नहीं मिला उसको। और वो अच्छा। बंदा हाँ, ऐसा है ना सर हाँ, कि सिटिंग पार्टी का MP का भाई है, जिसने पैसे दिए हैं। मतलब वर्तमान MP का भाई है वो? हाँ, जिसने पैसे दिए 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़ दे दिया उसने? हाँ, और फिर भी पैसे नहीं मिले और फाइनेंस भी नहीं मिला। मतलब किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया गया उनको? बेवकूफ़ इसलिए क्योंकि देखो अभी अब ये आप समझिए कि जो 20 साल मैंने अपना जीवन निकाला ना, तो इसमें फाइनेंस फील्ड के अभी राम भी हमारे दोस्त हैं और रावण भी हमारे दोस्त हो गए हैं। सबको हम जानते हैं। ये हमारे बचाव का तरीका है कि हमको उनके पास नहीं जाना है, बिकॉज एक्सपीरियंस, इन्वेस्टमेंट, लॉस, इन सब के अनुभव के साथ हमने ज्ञात कर लिया कि ये बंदा अपने लिए सही, ये बंदा गलत है, इससे मिलना है, इससे नहीं मिलना है। लेकिन वहाँ पे हमने पैसे गंवाए, 10-10 करोड़ रुपये गए लोगों के।
तो ये थोड़ा-सा बताइए कैसे लोग ले लेते हैं 10 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया? आप कह रहे हैं बैंकर से एमडी से सेट करवा के हाँ, बैंक में पैसा डलवा के देखिए उससे भी पैसा ले लेते हैं? अरे सर मैं बताता हूँ मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। हाँ। एक बैंक का चेयरमैन, हुँ, पूना की बैंक है, नाम नहीं बताऊँगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। हुँ, पूना बैंक का चेयरमैन हुँ, हमको मिले हुँ। और हमको बोले मिस्टर ये बैंक है, बाकायदे बैंक है, आप जाएंगे ब्रांच है, एटीएम है, चेकबुक है, खाता भी खुलेगा, मतलब सब कुछ है सर। एक्चुअल बैंक, एक्चुअल एक्चुअल बैंक। बैंक है, आरबीआई द्वारा सब कुछ किया गया है। ठीक है। वो बैंक है, उस बैंक का चेयरमैन मिलता है, सब कुछ दिखाता है। फेमस ही बैंक होगा ना वो तो? नहीं फेमस नहीं, लेकिन थोड़ा कम फेमस है, ऐसा फेमस लेकिन बैंक बैंक है, हाँ। बैंक है। एक्चुअल देखिए बैंक। आरबीआई जिसको लाइसेंस देती है वो बैंक हो जाती है। ठीक है, हाँ। आपका चेकबुक आ गया मतलब बैंक हो, ठीक है। फेमस हो या नहीं फेमस ठीक है। हो। उस बंदे के पास मैं कई पार्टी लेके जाता था, बात करता था। हुँ, एक पार्टी लेके गया मैं, हुँ, तो वो बोला मिसा इनको पैसे दे देंगे, ऐसा दे देंगे, ये हमारा पॉलिटिकल फंड है, इनका फंड है, उनका फंड है, सब ऐसे हाँ, ये सब बातें बहुत होता है इसमें। बातचीत करने के बाद बोले हम इनको जो है 1000 रुपये दे देंगे, मतलब 1000 करोड़? 1000 करोड़ रुपये दे देंगे। ठीक, बैंक के चेयरमैन ने कहा? बैंक के चेयरमैन ने कहा। हुँ, मैंने कहा ठीक है सर मिल जाएगा, बता दीजिए कैसे क्या करना है। तो बोले कि इनको जो है एक 2% का बैंक में एफडी करना पड़ेगा। 1000 बैंक में करोड़। एफडी, ठीक मतलब है। बैंक में एफडी कर रहे हो, आपको उसमें लॉस तो होने वाला है नहीं, आप तो खाता खोल रहे हो। तो 20 करोड़ तो हो गया ना 20 करोड़ रुपये 2%? देने वाले थे। ठीक है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैंने कहा जाने दो। फिर मीटिंग हो गई, सब कुछ हो गया, पार्टी आई थी, हैदराबाद की पार्टी थी और सब डील डन हो गया। हुँ, 20 रुपीज़ आने वाला था। फिर इन्होंने मुझे बुलाया चेयरमैन साहब ने, हुँ, और मिश्रा जी जो 20 रुपये आ रहा है ना, 20 करोड़, जो कि रुपये अगर बोलता हूँ तो करोड़ ही समझिए सर, क्योंकि मैं करोड़ बोलता नहीं, ठीक। रुपए बोलता हूँ, इसको ठीक। कोड और समझिए। ठीक। तो बोले 20 रुपये जो आ रहा है, हाँ। इसमें से आपको 20% नॉन रिफंडेबल मिलेगा। अच्छा, यानी कि 2 करोड़ रुपए आपको, 2 रुपए आपको, 4 करोड़, हाँ, 20%, ठीक है। 20 into 24 4 CR मुझे मिलने वाला था उसमें से। हुँ, तो मुझे थोड़ा सा एकदम ऑड लगा। मैं गया तुरंत, जिस बंदे का डील था उसको मिला। हुँ, मुझे आज भी याद है, सी प्रिंसेस होटल में रुका था वो। हुँ, सी प्रिंसेस में गया, उसको मैं मिला, वो तो बेचारा बहुत खुश हो गया। हुँ, वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक जूस मंगा के सब कर रहे हैं। हुँ। तो मैंने उनको बाकायदे बैठे ऐसे ही, मैंने कहा सर वो जो डील है ना, हाँ, उसमें ऐसा ऐसा इशू है, वो बंदा जो है मुझे ऐसा ऑफर दिया है, तो डील मत करो। सर वो मेरा हाथ पकड़ा, बोला सर चलो ऊपर चलते हैं, रूम में बात करते हैं। हुँ, मुझे रूम में लेके गया, हुँ, मेरा पाँव पकड़ लिया, हुँ, रोने लगा। बोला सर आप क्या लोगे? मैंने कहा कुछ नहीं। बोले नहीं बैठो, आप क्या लोगे बताओ। मैंने कहा भाई चाय कॉफ़ी पीता हूँ, वही ले लूँगा। तो बैठा और रोने लगा। उसने कहा यार जीवन में मुझे ऐसे लोग नहीं मिले जो मेरे पैसे बचाने के लिए कुछ काम करें, मेरे पैसे सब लेके गए। उस बंदे का स्टेटमेंट था। वो बंदा 20 करोड़ डालने को रेडी था? रेडी था, उसको तो पैसे थे भाई साहब, साउथ की कंपनी थी, साउथ का बंदा था। और उस बंदे ने फिर बोला कि ठीक है मिस्टर मैं डील नहीं करूँगा, आपने 4 करोड़ रुपये लॉस किया। फिर उस बंदे ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आज भी मेरे साथ में वो टच में वो बंदा जिसको मैंने वो पैसे बचाए ना, आज भी मेरे टच में है। और मुझे उसने जुहू पे ऑफिस करके दिया, सेटअप करके दिया, हमने धंधा भी किया और बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ी। उसमें भी कुछ प्लस कुछ माइनस हुआ, लेकिन उस बंदे ने आज भी रिस्पेक्ट मुझे वही देना चालू किया जब मैं उसको बताया था। और ये जो चेयरमैन था, ये मेरा फ़ोन नहीं उठाता अभी, ये अभी भी आज भी चेयरमैन चेयरमैन है है, और आज भी ये काम कर रहे होंगे? बिल्कुल कर रहे हैं। इस टाइप की और कुछ चीज़ें बताइए इनका आप। कॉन्सेप्ट क्या रहता है, पैसे लेते हैं, फिर आपको देखेंगे कैपेसिटी कितनी वापस करने की, इसकी लेने की। आपका किसी का फ़ोन चला गया, बड़े आदमी का, बड़े ऑफिसर का, बड़े मंत्री का, तो पैसा वापस कर देंगे। आप फ़ोन नहीं कर पा रहे हो, फॉलो चलता रहेगा आपको, तो पैसा आपका यूज़ कर लेते हो। ये इस कॉन्सेप्ट के लोग, ये तो पैसे वापस भी करते हैं क्योंकि बैंक लेके बैठे ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वापस भी नहीं करते। बैंक वाले भी वापस नहीं करते? बैंक वाले नहीं, नॉन बैंक वाले जो अच्छा, प्राइवेट नॉन अलग बैंक कर देते हैं। हाँ, ठीक है। जैसे आपने बताया ना कि आपको बैलेंस दिखा दिया 25 सब करोड़। कुछ, सब कुछ, हाँ। अरे सर ऐसी टीम है सर, वो लोग तो कई तरह से फाइनेंस करते हैं। एक है उसमें फ्लैश आरटीजीएस, हुँ, आपके अकाउंट में अभी मोबाइल पे एसएमएस आ जाएगा हुँ, कि आपको 100 करोड़ रुपये रिसीव हो गए। और आ भी जाएगा अकाउंट पे आपको एक दिख जाएगा पैसे आ गए, कि मैसेज क्रेडिट, मैसेज क्रेडिटेड, और सामने वाला बंदा बहुत खुश, खुश। बेहोश हो जाएगा। फिर तुरंत आप बोलोगे यार, आपको ये सब करने के लिए माहौल बनाते हैं वो लोग, ऐसे तुरंत नहीं करते सर। हाँ। 10 दिन का माहौल रहेगा, JW, वेस्टिन, ताज, जगह जगह जाना, सिस्टम, मोबाइल, बॉडीगार्ड, गाड़ी, ये बिल्कुल सब सही। करते करते फिर ऐसा माहौल बनाएंगे। फिर बोलेंगे अच्छा अरे यार एक राजेश जी हैं, हुँ, तो उनको ना अर्जेंट पैसे चाहिए थे, हुँ, तो एक काम करो 100 रुपये जो है ट्रांसफ़र कर दो। हाँ एग्रीमेंट मैं बना दूंगा, एग्रीमेंट बाद में यार, अब इनको पैसे ट्रांसफ़र कर दो आप पहले। अपने बहुत खास मित्र हैं हमारे, दोस्त हैं हमारे, एकदम खास फैमिली वाला बॉन्डिंग है। फिर वो बंदा 100 रुपये
ट्रांसफ़र कर दे आपके अकाउंट में। 100 करोड़ का मैसेज आ भी आपके जाएगा। मैसेज आ जाएगा, अकाउंट में मैसेज आ गया, 100 करोड़ रुपये क्रेडिट हो गया। बैंक में पता करूंगा तो बैंक में बैंक बोलेंगे की कि आ कंफर्म चुका करेगी है पैसा पैसा। आया होगा, क्योंकि वो पैसा तो क्रेडिट हुआ है ना सर। ठीक। आप उसको डेबिट नहीं अलाउ कर सकते हैं, वो क्रेडिट ही अलाउ है केवल बस। ठीक है। वो पैसा केवल क्रेडिट दिखेगा। हम्म, फिर वो बंदा आपको फिर चालू करेगा बोलना, हम्म, तो आप बोलोगे यार एग्रीमेंट तो बना लो कम से कम। अरे यार घर वाली बात है यार, क्या एग्रीमेंट बनाना है, पैसे आ गए ना, रुको पहले आराम से चाय नाश्ता करते हैं, फिर बात करते हैं। फिर अगले दिन वापस आप मिलोगे हम्म, तो उसका स्टोरी चेंज हो जाएगा। फिर बोलेगा अरे यार जो पैसे आपके आए ना, उसका तो 5.5% चार्जेस है, ट्रांजेक्शन चार्जेस है, आपके मैंने 2% करवा दिया है, हम्म, 2% दे दो, हम फंड आपका रिलीज करवा देते हैं, हम्म, और ये अंगड़िया है यहाँ पे, पैसे दे दो। और वो 2% ले लेंगे। 2% नहीं, 1% दे दोगे आप, क्योंकि आपको भी अकाउंट में 100 करोड़ रुपये आ गया सर, रात को आपको नींद नहीं आएगी खुशी से खुशी में। आप सबको फोन, वाइफ, वो बच्चे मिठाई उठाई बांटना शुरू सब कर बढ़िया दिया। चालू कर दोगे, दर्शन करके आओगे बढ़िया, सब कुछ करके आप दे दोगे 1-2 रुपये उसको। हम्म, देने के बाद फिर उनका चालू हो जाएगा कार्यक्रम। अरे सर आपका 100 रुपया दिया, मेरा तो कम से कम अभी तो 2,000 रुपया अटक गया हम्म, आपके चक्कर में। हम्म, लग रहा है आपका कुछ केवाईसी का इशू है क्या कंपनी का, हम्म, जीएसटी का मैटर है क्या, हम्म, प्रोफाइल का मैटर है, कई सारे मैटर बता देंगे वो। हम्म, फिर आप ढूंढते रहो, हम्म, कुछ नहीं कर सकते हैं। अब केस में पैसा लिया, कहाँ केस करोगे? ये तो हो गया आरटीजीएस। डीडी का भी स्कैम है सर। वो क्या? डीडी पे ऑर्डर आपके नाम पे बना देंगे, हम्म, डीडी आपको दिखा देंगे हम्म, और बोल देंगे कि इसका फीस जमा करना है, इसका थोड़ा सा, हम्म। ये कन्वर्जन चार्जेज है, इंश्योरेंस चार्जेज है। डीडी बनाने के बाद डीडी बनाने के बाद बोले इंश्योरेंस फीस है। अच्छा, वो बंदा कैसा है, मॉरिशस बैठा रहेगा, बाहर बैठा रहेगा, और भारत के विभिन्न राज्यों के अपने बंदों के खाते में पैसे मंगाते हैं। जैसे एक त्रिपुरा मंगाएगा, हम्म, एक तिरुवनंतपुरम, जो कमीशन का पैसा लेगा हाँ, वो। जो एडवांस लेगा वो इंश्योरेंस का फीस, हम्म, बोलेगा ना इंश्योरेंस आ रहा है इतने अमाउंट का, हम्म, भाई आपको हम अनसिक्योर्ड लोन दे रहे हैं, पे ऑर्डर दे रहे हैं, 175 करोड़ का पे ऑर्डर बना के दे दिया है, सिक्योरिटी आपका हम कुछ ले नहीं रहे हैं, इस अमाउंट का इंश्योरेंस होता है। और एक्चुअली इंश्योरेंस होता है, बाहर की कंट्री में होता है, लेकिन वो क्लोज वहाँ चलता है, यहाँ नहीं चलता। तो इंश्योरेंस के नाम पे पैसे आपसे लेंगे पे ऑर्डर बना के, हम्म, और बाहर विभिन्न राज्यों के अपने बंदे के अकाउंट में पैसे डलवाते हैं ताकि आपके पैसे अलग लग जाएं। कितना केस करोगे आप? 38 अकाउंट में खाते में पैसा डलवा लिया, 38 केस करोगे आप। तो इस तरह से ये गतिविधियाँ हो रही। कैश फाइनेंस का बहुत खतरनाक रैकेट है। हाँ, कि ये इस मंत्री का पैसा उस मंत्री का पैसा बस बेवकूफ़ बनाते हैं 3% और आपको बोलेंगे आरओआई, साल का साल का 3% 3 आरओआई, टका 4 टके ब्लैक में पैसे दे रहे हैं, ब्लैक में पैसे आपके दे मन रहे में हैं। 2 लाभ आ गया। हाँ। एक तो ब्याज 3% है, ऊपर से कैश दे रहा है, और नहीं भी दिया तो क्या सबूत इसके पास? हाँ, भारत में तो बहुत सारे कानून हैं, ये हमारे पास क्या केस करेगा? तो उस चक्कर में लोग फंस उस जाते चक्कर में फिर डिलीवरी चार्जेस के नाम पे 75 पैसे, 90 पैसे, 1 रुपये दे देते हैं एडवांस। हो गया आपका कहानी खत्म। 100 करोड़ लेना तो 75 लाख रुपए वैसे ही दे तो दिए, हो गया, उनका धंधा हो गया वही। और फिर वो पैसा भी उनको उल्टा फंसाते हैं और रिटर्न नहीं करते। अरे सर रिटर्न क्या करते हैं, वही पैसे आपने दिए ना सर, हाँ, पैसे आपने दे दिए, फिर आपको फ़ोन आएगा किसी और बंदे का, हम्म, ये अलग तरह का क्राइम है। फिर वहाँ से फ़ोन आएगा, बोले वो गाड़ी निकली थी सर, आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट उस गाड़ी में था। आपकी गाड़ी, आपकी केवाईसी पकड़ लिए डिपार्टमेंट वाले ने, अब वो पैसा मांग रहे हैं। उल्टा अपने पैसे के लिए फंस गया वो। अब आपको अपना केवाईसी निकालने के लिए पैसा देना पड़ेगा। कि भाई कुछ भी करके यहाँ से निकालो। हाँ, मेरा नाम मतलब यार, फालतू में ये सब सेंट्रल डिपार्टमेंट में आ जाऊंगे, मेरा नाम खराब हो जाएगा। तो 75 लाख दिया वो अलग, हाँ। और उसको बचाने के लिए पैसा छुड़ाने के लिए अलग अलग से से पैसे दिए। दे। अच्छा, तो इस तरीके से लोग स्कैम हाँ, करते हैं। रैकेट है सर, काम करते हैं लोग। मैं तो चाहता हूँ कि भारत सरकार इन सब चीज़ों को गंभीरता से ले, एडवाइजरी या गाइडलाइन कुछ जारी करे कि भाई ये कैश फाइनेंस नहीं होता है, ऐसे कोई डील नहीं होती है, एडवांस पेमेंट मत आप किसी को दो बड़े डील के लिए, या कोई भी ऐसी डील आपको लगती जिसमें लालच है उसको मत करो। भाई 3% पैसा कौन देता है मार्केट में? अभी 3 दिन पहले मुकेश जी, रांची से एक मेरे हाँ, आप बता रहे थे। हाँ, बड़े नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत बड़े प्रिंट मीडिया से हैं, दूध की फैक्ट्री वैक्ट्री सब कुछ है। 25 करोड़ रुपए उन्होंने देख लिया यहाँ मुंबई में 3 बार, और उसके चक्कर में 15 लाख रुपया भी दे दिया उन्होंने, और 1 रुपया मिला नहीं है। बार बार आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उनको ट्रैप में फंसाया जा रहा होगा। बिल्कुल यही हो रहा होगा। जबकि एक बार वो 3 साल पहले बेवकूफ़ बन चुके हैं, 12 लाख रुपए दे चुके हैं कि बस अब वहाँ से गाड़ी निकल चुका है, अब पहुँचने वाला है, अब ये हो गया वो हो गया, करते करते 2 लाख 6 लाख 8 लाख 12 लाख देने के बाद भी अभी 3 साल बाद वापस फिर से 15 लाख रुपए दिए और अब तक नहीं मिला। तो ये कैसे इससे मतलब बचने का कोई उपाय? फाइनेंस फील्ड में एक चीज़ सबको समझना चाहिए, अगर फाइनेंस फील्ड में एडवांस आ गया मतलब आपका काम नहीं होगा, किसी भी तरह से किसी एडवांस। तरह का एडवांस आ गया। हाँ, अगर कोई रेपुटेड बैंक है
लेकिन बहुत जेन्युइन तरीके से, जैसे आप मिलिए तो बोलते नहीं नहीं हम तो अप फ्रंट लेते नहीं जी, हम तो 1 रुपया नहीं लेते, हम कुछ नहीं लेते, और बहुत अच्छा होटल होता है, 5 स्टार होटल होता है, बॉडीगार्ड जो आप कह रहे हैं सब कुछ मैं भुक्तभोगी हूँ, कई कंपनियों में हूँ, तो चलता रहता है, तो कुछ नहीं लूँगा जी, कुछ नहीं लूँगा, फिर वापस एक बार फ़ोन आएगा किसी वकील का, सर वो 2 लाख रुपया ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो 2 लाख क्यों, आपने तो कहा था 1 रुपया भी नहीं। नहीं, वो जस्ट वैल्यूएशन करवाना है तो उसके नाम पे। फिर बाद में पता चलता है कि ऐसे 10 लोगों से वो बात करते हैं, 2 लोग वैल्यूएशन के नाम पे 2 लाख दे देते हैं, उसी से उनका घर का ईएमआई, गाड़ी का ईएमआई, फ़ोन रिचार्ज, खाना, राशन, पानी, बिजली उसी 2 लाख से चलता है, और जितने ताम झाम जो बना के रखते हैं वो लोग 8-10 लोगों का, उसी से चलता है। तो इस तरीके से बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं। मैं खुद दिल्ली गया अभी कुछ दिन पहले, जी कैश मिलेगा आपको 5%, वही जो आपने कहा 5% में मिल जाएगा। अब हम दिल्ली चले गए, अंदर गए तो पूरा चेक वेक किया गया कि कुछ तो है नहीं, सब मोबाइल वोबाइल बाहर रखवा दिया गया, और बाकायदा 2-4-5 आईएएस ऑफिसर टाइप के लोग बैठे रहेंगे उसमें, एकदम बात ऐसे करेंगे कि एकदम आईएएस ऑफिसर ही हैं, और आप बहुत खुश हो जाएंगे कि चलो बहुत सही जगह पर आ गए हैं, और पैसे तो यहाँ से मिल ही जाएंगे। और बाहर पता चला 15-20 लोग बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, एक एक करके सबकी मीटिंग है। जब आप निकलने लगेंगे तो बड़ा स्लोली, अब कैजुअल ढंग से बोलेंगे, राजेश जी वो किरण जी को 5 लाख रुपया आप दे दीजिएगा वो ड्यू डिलिजेंस के नाम पे। मतलब इतना ऐसे बोलते हैं जैसे वो 50 पैसा दे दीजिएगा, वो बाहर खड़ा है, मतलब दे दीजिएगा, वो आकर 5 तारीख को आएंगे, करके ले लेंगे। बाद में पता चलता है कि वो जो बाहर 20 लोग बैठे हैं उसमें से 3 लोग भी अगर उस दिन उस ट्रैप में आ गए तो 15 लाख रुपए आ गए, 15 लाख से उनका 2-3 महीने का खर्चा निकल गया। तो आप सही कह रहे हैं कि कहीं भी अगर अप फ्रंट आ गया तो सीधा वहाँ से मतलब। अपफ्रंट के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है इजी फाइनेंस। अगर आपको आरओआई बिलो 6% आ गया, हम्म अगर कैश फाइनेंस आ गया, हम्म अगर विदाउट एग्रीमेंट पैसे आ रहे हैं, विदाउट सिक्योरिटी आपको कोई पैसे दे रहा है, अनकंडीशनल पैसे दे रहा है, तो ऐसे जगह पे आपको एडवांस पेमेंट देना है नहीं। मैं भी कैश फाइनेंस करता हूँ, ऐसी बात नहीं, हमारे पास टीम है, हम लोग कंपनियों को कुछ पैसे हमारे जाते हैं, लेकिन हम लोग कोई चार्ज नहीं लेते हैं। आप बैठो, आपको 1 घंटे में पेमेंट आ जाएगा, जो भी आरओआई हो, दैट इज डिफरेंट पार्ट, बट हम लोग भी देते हैं, ऐसा नहीं है सर। लेकिन वो अलग तरीका है, वो कंपनी का प्रोफाइल, टर्नओवर, बैकग्राउंड, ऑफिस, घर, सब कुछ देखने के बाद दिया जाता है। पैसे देते हैं, कैश फाइनेंस होता है, लेकिन उसका सिस्टम अलग है, उसमें कोई एडवांस पेमेंट नहीं लेते हम लोग। हम पैसे देंगे आपको भैया, आप पैसे ले लो, फिर हमारा जो सर्विस चार्ज है आपको देना है, उसके बाद देना है। तो 99.9% मान के चलो, 99.9% भाई अगर कैश फाइनेंस, सॉरी, एडवांस किसी फाइनेंस में जा रहा है काम, तो पैसा वो काम नहीं होने वाला। आज यार बैंक में भी आप देखो, जो पीएफ है सर्विस चार्ज होता है, आपके लोन से डिडक्ट होता है, आपको कुछ देना नहीं बैंक को पीएफ। बैंक अपने लोन अमाउंट से पीएफ डिडक्ट करती है। हाँ, अगर कोई बंदा बोलता है पैसे देने वाला है, उसको बोलो भाई एक काम करो सर, आपका 5% चार्जेस है ना, आप 6% ले लो, मुझे जो पैसे दे रहे हो उसमें से काट के दो। सबसे आसान तरीका। जिस दिन आपने ये बोल दिया कि मुझे काट के दो, वो बंदा आपसे पहली मीटिंग में ही बात करना बंद कर देगा, बिल्कुल बंद कर बोलेगा देते हैं। ये हमारा कस्टमर नहीं है, नहीं, बंद कर देते हैं आप बोलो बिल्कुल। 5 नहीं भाई, तू 8 ले ले, पैसे देगा ना भाई, काट के ले लेना उसमें से। मैं बोलता हूँ 15% ले लो भाई, लेकिन हाँ, काट के ले लो, तो वो फिर बात करना बंद कर देते हैं। बात करना बंद देगा, सब कहानी वही खत्म हो जाएगी। सब सब चीज़ लालच का है सब। कहते हैं आप जब इतने कैपेबल नहीं है, आपको 100 करोड़ चाहिए, 50 करोड़ चाहिए, आप 1 करोड़ नहीं दे सकते, 5 लाख रुपया नहीं दे सकते, तो आप कैसे रीपेमेंट करेंगे, ये उनका एक कॉमन डायलॉग होता है। तो मतलब जहाँ भी आप फ्रंट आ गया, मतलब आप वहाँ से निकलने में ही भलाई है। बहुत सारे स्कैम सर, डीडी का स्कैम है, डीडी आपसे बनवा के ले लेंगे और लॉकर में रखेंगे, और डीडी विड्रॉ हो जाएगी, बोले डीडी बना के रख दो, आपका प्रोसेस चालू है ना, पैसे मैं आपसे कहाँ ले रहा हूँ। जैसे मैं आपके नाम से डीडी बना दिया, ठीक है, मुकेश मिश्रा जी के नाम से डीडी बना 5 दिया, करोड़ का डीडी बना के आपको रखना है ज्वाइंट लॉकर में, रख दिया हमने, ठीक रख है। दिया, एक चाबी आपके पास, एक मेरे पास, लॉकर में पड़ा है डीडी। और मेरे अकाउंट से बना है अगर वो, मतलब मैं अपने अकाउंट से आपको डीडी बनाकर लॉकर में रख दिया, जो अक्सर होता है, ठीक है। और क्या करते हैं फिर वो लोग, डीडी विड्रॉ हो जाएगी, डीडी का फोटो जाएगा और विड्रॉ कर लेंगे। और क्लोनिंग से विड्रॉ हो जाएगा। विड्रॉ मालूम कहाँ विड्रॉ होगा? मिजोरम, अच्छा, छोटा सा ब्रांच रहेगा, हाँ, एसबीआई का, पहाड़ों के बीच में, रास्ता ही नहीं है, हाँ, तुमको जाने में ही 10 दिन लग जाएगा। अच्छा, कौन सा ब्रांच है यार, कहाँ पे है ये? तो बोलेगा कि छोटा सा ब्रांच रहेगा, 3 लोग बैठे रहेंगे, तो अपना लैंग्वेज बोलेंगे, आप समझ ही नहीं पाओगे, केस ही नहीं बनेगा वहाँ पे, आप जब उल्टा फंस जाओगे, क्योंकि वो सब नक्सलाइट एरिया है, वहाँ पे उल्टा आपको फंसा लेंगे वो लोग, अब वहाँ से आने के लिए पैसे देने पड़ेंगे तुमको। बिल्कुल तो सही। ऐसे ऐसे रैकेट हैं सर, मैंने देखे हैं सब। मैंने एक क्लाइंट का हमने चेक लिया था 25 लाख रुपए का, बहुत बड़ी पावर कंपनी है,
10,000 करोड़ की, हम्म 25 लाख रुपए का चेक लिया था हम्म किसी को प्रोसेस करने के लिए लोन का। स्टार्टिंग में लाइफ में होता था ना, तब नहीं पता था मुझे। हम्म 25 लाख का चेक लिया था हमने, पावर कंपनी थी, उसका डायरेक्टर मेरा दोस्त था, उसने दे दिया था भाई। हम्म अच्छा यही सब मैटर था, ब्लैक फाइनेंस सब फाइनेंस। तो बोला चेक देने में प्रॉब्लम क्या है, चेक थोड़ी कोई जमा कर देगा। चेक दे दिया उसने बना के भाई। भाई 3 महीने बाद पता चला उसका चेक विड्रॉ हो गया अच्छा उस बंदे का, हम्म और 28 लाख का विड्रॉ हुआ, वही चेक नंबर। हम्म तो मुझे फ़ोन आया डायरेक्टर साहब का, अरविंद सर ये वो चेक आपने डाला क्या? तो मैंने कहा सर कितने का अमाउंट था? बोले 25। मैंने कहा विड्रॉ कितना हुआ? बोले 28। मैंने कहा सर कहानी ख़त्म, आपने मुझे 25 का चेक दिया और 28 का विड्रॉ हुआ, तो वहीं पे लीगलिटी उसकी ख़त्म हो रही। बोले नहीं ऐसा मैं केस ऐसा है। मैंने कहा सर आपने मुझे दिया तो कुछ रिसिप्ट लिया है? बोला नहीं। कवरिंग लेटर दिया है? बोलता नहीं। तो फिर ख़त्म। वो बंदे का चेक 28 लाख रुपए डाल के उसी टीम ने विड्रॉ कर लिया जो टीम काम कर रही थी फाइनेंस का। और वहाँ पे विड्रॉ का काम मालूम है, चेन्नई में कोई एक छोटा गांव था, वहाँ पे कोई छोटा सा ब्रांच था, वहाँ पे वो चेक किसी और के नाम से विड्रॉ हो गया। यहाँ पे दूसरा नाम लिखा था, वहाँ दूसरा नाम से विड्रॉ कर दिया उन्होंने। ये क्लोनिंग होता है, डीडी का क्लोनिंग, चेक का क्लोनिंग, पे ऑर्डर का क्लोनिंग, ये बहुत बड़े ग्रुप काम करते हैं इसमें। उसमें जाना ही नहीं सर, चेक भी मत दो किसी को, मैं बोलता हूँ। अब वो बड़ी कंपनी है, 10,000 करोड़ कंपनी, 25 लाख चला गया, क्या नुकसान उसको? लेकिन उसको ऑडिट में इशू आया होगा ना भाई, ये चेक वहाँ कैसे चला गया चेन्नई। तो होता है सर, आज भी हो रहा है, आज भी लोग काम करते हैं। तो आपके पास अगर कोई प्रॉपर्टी लेकर आए तो आप आराम से मतलब पैसे दिला सकते हैं, कोई दिक्कत हाँ नहीं? मार्केट में है फंडर। जब आपको भी बता रहा हूँ 2014 में मैं एक फाइनेंसर के पीछे था, आज मेरे पास बॉम्बे में 17 फाइनेंसर है प्रॉपर्टी जो के पैसे देने जो वाले। प्रॉपर्टी के लॉक इन की या विदाउट लॉक इन लॉकिंग की? लॉकिंग करते हैं। और उसमें से भी मैं सबके साथ काम नहीं करता हूँ लोग। अब वो फाइनेंसर मुझे फॉलो करते हैं, आपको बोला ना 17 फाइनेंसर में से मैं 1-2 से बात करता हूँ, 15 लोग मुझे फॉलो करते हैं, मैसेज करते हैं मिस्टर जी काम करो काम करो काम करो, क्योंकि वो काम मैंने बंद कर दिया। अब मैं अनसिक्योर्ड कर रहा हूँ, अब ये सब मिशन लेके चल रहा हूँ, विजन लेके चल रहा तो हूँ। ये सब अभी आपने छोड़ दिया? सब नहीं करता। हाँ टीम है, लोग हैं, अगर कोई खास रहता तो मैं करवा देता हूँ, बट मेरा इंटरेस्ट उसमें 1% ही है आज के डेट में। अच्छा, लैंड के बिहाफ में हो, मकान के बिहाफ में हो, तो वो लैंड सब पे नहीं होता है, लैंड पे नहीं ओनली स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी ओसी वाली रहेगी, बॉम्बे की रहेगी, तो पैसा मिल जाएगा प्राइवेट से। जो भी आरओआई रहेगा अलग रहेगा, पेपर वर्क अलग बनेगा, बट पैसा मिल जाएगा, जेन्युइन पैसा मिलता है। मैंने सर देखिए, बहुत लोग बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट नहीं होता है, थर्ड पार्टी नहीं होता है, या लॉक इन की नहीं होता है, प्राइवेट फाइनेंस नहीं होता। मैंने सब देखा हुआ है, हमने किया हुआ है, सो आई नो दैट कि ये चीज़ होता है, लेकिन सबको राइट सोर्स नहीं मिलता। जब तक आपको सही व्यक्ति नहीं मिलेगा तब तक जो है और संभव। 3 चीज़ें कॉमन है लाइफ में, अगर 3 चीज़ आपका सही हो गया ना सर, आप सक्सेस हो। एक होता है काल, टाइम, पात्र, स्थान। काल मतलब समय, किस समय, पात्र किस व्यक्ति से, स्थान कहाँ पे क्या बात कर रहे हो आप, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये 3 आपका मैच हो गया ना सर, यू आर द विनर। जैसे क्रिकेट में शॉट लगाते हैं वो लोग, तो कैसा शॉट आता है, बॉल की ऊंचाई, उनका हिटिंग और बॉल का ड्रॉपिंग, ये तीनों पॉइंट अगर आपका सही हो गया तो सिक्सर होगा। ऐसे ही फाइनेंस फील्ड में या बिजनेस में सक्सेस होने के लिए काल, पात्र, स्थान, वो भी वही है, टाइमिंग का ही गेम है। क्रिकेट में जो शॉट लगते हैं, छक्का मारता है, टाइमिंग होता है ना, किस टाइम पे किस बॉलर को कैसे मार रहे हो आप, बिल्कुल सही। किस एलिवेशन से आपकी बॉल जा रही है, यू आर द विनर। उसमें जरा सा मिसमैच हुआ, कैच आउट, बोल्ड, बिल्कुल सही। रन आउट, तीनों हो सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट आपके लाइफ में भी है। सही समय पे सही जगह पे सही आदमी नहीं मिलेगा तो आपके साथ गलत ही होगा, चाहे वो फ्रॉड हो, चाहे आपके साथ परिणाम ना आए, चाहे आपको टाइम पास करे, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा एक और कॉन्सेप्ट है, कुछ फाइनेंसर ऐसे टाइम किलिंग करते हैं, पैसे नहीं लेंगे वो लोग, एडवांस नहीं लेंगे, अपना पैसा खर्चा करेंगे, लेकिन टाइम किलिंग कर देंगे आपका जीवन का। ये तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं। ये तो क्यों करते हैं? उससे क्या उनका फ़ायदा क्या? कुछ लोग की आदत होती है बड़े बड़ी बातें करना, बड़े लोगों से मिलना। मतलब घूमेंगे मर्सिडीज से, BMW से, बट 1 रुपया लेंगे नहीं, देंगे भी नहीं, बट बहुत टाइम बर्बाद करते हैं। ऐसे भी बहुत लोग हैं, बहुत लोग मुंबई में ऐसे बहुत लोग हैं। हैं अभी भी हैं, अरे सर पैसा खर्चा करते हैं। बता रहे आपको 100 रुपये का 100 करोड़ का चेक दे दिया था, बाद में बोलते पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रही हैं। मैंने कहा भाई पापा मम्मी को साथ में मीटिंग लेके चला कर, अकेले नहीं होता है। तो मैंने बोला सामने से फाइनेंसर को, तो ऐसे लोग भी हैं सर, वो अपने को देखना पड़ेगा। वो जजमेंट आपको लेना जिस दिन आ जाएगा उस दिन आपका लॉस कम होगा, चाहे वो टाइम का चाहे मनी का। मुकेश जी, जो आपके साथ बाकी लोग जो जुड़े हुए हैं,
वो भी बहुत अच्छे लोग हैं। तो वो लोग कैसे आपसे जुड़े? क्योंकि थोड़ा-सा बताएँगे हमारे दर्शकों को और जानना चाहेंगे कि उनका मतलब आपने अच्छा-अच्छा प्रोफ़ाइल बताया, तो वो लोग कैसे जुड़े? उनके बारे में थोड़ा-सा कुछ बताएँ। देखिए, इसमें सबसे जो प्रमुख हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल अपने रह चुके हैं भारतीय सेना में, मिस्टर राजीव चौधरी जी हैं। हुँ, वो हमारे बड़े भाई हैं, हुँ, हमारे मेंटोर हैं। और उनसे हमारा मुलाकात एक सेमिनार में हुआ था। हुँ, रास्ता एक्सपो करके एक मीटिंग होती है, पैन इंडिया पैन वर्ल्ड मीटिंग होती है, हुँ, जिसमें हम तमाम तमाम तरह के लोग आते हैं वहाँ पे। हुँ। तो वो रास्ता एक्सपो के चेयरमैन हैं, जो अच्छा। इवेंट होता है ना हुँ, उसके चेयरमैन हैं। हुँ, तो वहाँ हमारी उनसे मुलाकात हुई। वो भी आर्मी मैन, एक्स आर्मी मैन। उनकी सोच भी टुवर्ड द नेशन, राष्ट्र के प्रति समर्पित। हमारी भी सोच वही थी। हुँ, तो हम लोग फिर एक मीटिंग में वापस मिले, जब आज हुँ, से एक 4 महीने पहले हुँ, मिले, तो वहीं पे एक कॉन्सेप्ट मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा हमारा विज़न है, हुँ। ऐसा हमारा एक प्लानिंग है, एक हम प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं। तो उस विज़न के माध्यम से वो जुड़ हाँ, गए। बिल्कुल। उसमें नाम नहीं डिसाइड हुआ था। हुँ, उस समय जब उनसे मिले थे ना, तब नाम डिसाइड नहीं हुआ था। नवंबर मुलाकात हुआ था हमारा, हुँ, वापस फाइनल मुलाकात। तो हुँ, उसमें बातचीत किया और वो इतने प्रभावित हुए इस चीज़ से, हुँ, वो सर उठे हुँ। और उन्होंने मुझे गले लगा लिया। उनकी आंखों अच्छा, में आंसू आ गए। अच्छा। ही वाज सरप्राइज कि मुकेश, मेरे जीवन में इस स्टेज पे मुझे ऐसे मिशन से जुड़ने का मौका मिलेगा या ऐसा कुछ जीवन परिवर्तन वाला काम होगा, मैंने कल्पना भी नहीं किया था। तो उस वक़्त आपने नाम नहीं रखा था, मैं नाम नहीं रखा भविष्य था। भारती नहीं, कुछ नाम नहीं रखा था। ये संकल्प नहीं रखा था। हाँ, कुछ तो सिर्फ़ नाम दिया था, बस ये नाम नहीं था। अपने विज़न को आपने हाँ, बताया था मैंने पूरा उनको। उनको कॉन्सेप्ट बता दिया कि हमारा हुँ, कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, हुँ, हम कैसे लेके जाना चाहते हैं इस चीज़ को। हुँ, तो उसमें बहुत सारी चीज़ एडिशन हुए, जैसे ये फ्री एजुकेशन, फ्री जॉब, फ्री हेल्थ, फ्री फूड, बहुत सारी इसमें वैल्यू एडिशन हुआ है। इनके अलावा बाकी जो लोग जुड़े, वो लोग कैसे जुड़े? वो रोहित गुप्ता जी हैं, हुँ, मिस्टर रोहित गुप्ता जी, यूरेशिया एफ्रो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन हैं। हुँ, और 36 देशों में आज ये चैम्बर काम कर रहा है। हुँ। और 25 किताबों के वो ऊपर लिख चुके हैं, किताब ऑथर लिख भी चुके हैं। हैं, ऑथर हैं वो। हुँ, और ख़ासकर धार्मिक किताबें लिखते हैं वो। हुँ, और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, डाउन टू अर्थ हैं। हुँ, और उनको मैंने जब ये बताया कॉन्सेप्ट, क्योंकि इन्वेस्टर हमारे उसी प्लेटफॉर्म से आएंगे, हुँ, क्योंकि कहीं ना कहीं से हमारे भी काफ़ी लिंक है, उनके भी लिंक है। बहुत सारे सो इज़ वेरी कंट्रियों में। हेम्बल, हुँ, वेरी डिसिप्लिन। और बहुत सारी चीज़ें उनके लाइफ से मुझे सीखने को मिलती है। तो वो ऐसे मिले। तीसरे जो थे? करुणेश शुक्ला जी हमारे मित्र हैं, हुँ, सोशल मीडिया फ्रेंड हैं। और मैं क्या है कि अच्छे लोगों से बातचीत करना, उनसे दोस्ती रखना मेरी एक आदत है, पैशन है। हुँ, हुँ, कि मैं नंबर निकाल के गूगल से ही फ़ोन कर देता हूँ, हुँ, एकदम बिंदास। हुँ, अगर मुझे किसी से बात करनी है तो गूगल से नंबर निकाल के फ़ोन कर दूंगा हुँ, और अपनी बात रखूँगा। क्योंकि मुझे बात रखने में समस्या क्यों नहीं आती है, क्योंकि मेरी बात होती है एकदम क्लियर। हुँ, मेरी बात में होती है ट्रांसपेरेंसी, हुँ, ऑनेस्टी, हुँ, रॉयल्टी, हुँ, ये सारी चीज़ें होती हैं। और मेरे किसी बात में मेरा निजी फ़ायदा नहीं होता है। हुँ, मैं लोगों की फ़ायदे की बात करता हूँ, मैं पब्लिक की फ़ायदे की बात करता हूँ, हुँ, मैं देश के फ़ायदे की बात करता हूँ। हुँ, मेरा हित सर्वोपरि नहीं है, देश सर्वोपरि है, लोग सर्वोपरि हैं, देश का विकास सर्वोपरि है, भारत का नाम सर्वोपरि है। इसलिए लोग मुझे सुनते हैं। जैसे आज एक और हमारे मित्र हैं, सिन्हा जी हैं, हुँ, दिल्ली से बिलोंग करते हैं। उनका एक इंडियन ब्यूरोक्रेसी.com करके कंपनी है, हुँ। उसमें 12,500 ब्यूरोक्रेट जुड़े हुए हैं। अच्छा, उनके उनके माध्यम से मैं भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी सरकार के किसी भी सेक्रेटरी के पास विद इन 24 आवर्स मीटिंग कर सकता हूँ। 12,500 प्लस प्लस ब्यूरोक्रेट वाले ब्यूरोक्रेट हैं। जुड़े हुए हैं। तो अच्छा। वो भी हमारे मेंटोर हैं, लेकिन अभी उनको हम बोर्ड पे नहीं लाए, उनको लाएंगे धीरे धीरे। अभी उनसे फाइनल मीटिंग बाकी है, फेस टू फेस। तो वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब उनके माध्यम से मुझे कॉन्फिडेंस आता है कि भाई मेरी बात को अगर रखना है, मुझे किसी को फ़ोन करना है, अधिकारी को करना है, आईएएस को करना है, पीसीएस को करना है, वो लोग सुनते हैं। एक छोटी सी घटना बताता हूँ आपको मैं, आज से 2-3 साल पहले घटना है। एक मैटर हुआ था अकबरपुर का। अकबरपुर में एक गरीब महिला थी, उसकी बेटी गायब हो गई थी और उसका एफआईआर नहीं हो रहा था। मेरे पास विषय है सोशल मीडिया के माध्यम से, तमाम संस्थाओं में जुड़ा हुआ हूँ मैं। तो सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे पास विषय है कि एक गरीब महिला है और उसका वहाँ पे सुनवाई नहीं हो रहा है, एफआईआर नहीं हो रहा है। मैंने अकबरपुर के एसपी का नंबर निकाला और उनको फ़ोन किया, सीधा डायरेक्ट। जय हिंद सर, मैं मुकेश मिश्रा बोल रहा हूँ, अखिल भारत हिंदू महासभा, ये जो भी संस्था से मैं बिलोंग करता हूँ उसका नाम बताया। ऐसा ऐसा विषय आपके क्षेत्र का आया हुआ है और वहाँ पे गरीब महिला है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, कृपया इस विषय के बारे में मुझे बताइए, कितना समय लगेगा। ऐसे ही, कितना समय लगेगा। वो बंदा बोलता है सर मैं आपको 1 घंटे में रिप्लाई करता हूँ। आईएएस अधिकारी मेरी बात सुन रहा है, क्यों? क्योंकि मैं गरीब महिला की बात कर रहा हूँ। उस महिला से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ, वो महिला अकबरपुर की है।
मैं वहाँ का विधायक नहीं हूँ, वहाँ का कोई नेता नहीं हूँ, एमपी नहीं, एमएलए नहीं, मेरी वोटर नहीं है वो कि मेरे को वो मतदान देने वाली है। मैं उसकी जाति का नहीं हूँ कि मैं जातिवाद करके उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। बिकॉज ऑफ दैट ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, कि मैंने अगर बॉम्बे से किसी गरीब महिला के लिए फ़ोन किया है तो वो निस्वार्थ भाव से किया है, मेरा उसमें कुछ लेना देना नहीं है। और उस अधिकारी का 10 मिनट फ़ोन आता है, सर वो महिला का शिकायत हो गया है और दरोगा जी जा रहे हैं उसके घर पे, उसके एफआईआर लिखी जाएगी, एफआईआर आती है उसका कॉपी आपको भेज दूंगा। क्या बात। दैट इज रिप्लाई। अगर आपके मन में सत्य है, आपके मन में एकदम सही में अच्छी चीज़ है ना, आपको कोई भी सुनेगा। अगर वही मैं किसी ठेकेदार के लिए फ़ोन करूं, किसी पॉलिटिकल बंदे के लिए फ़ोन करूं, सुनवाई नहीं होगा। ये इफेक्ट पड़ता है सर, किस कारण से, किससे बात कर रहे हो आप। आप भारत को सोने की चिड़िया बनाने की बात करते हैं, तो ये प्रैक्टिकली संभव है, ये हो सकता है? प्लीज़ बताएं। बिल्कुल, ये जो सोने की चिड़िया बनाने की बात हो रही है ना, हम्म, ऑलरेडी इसका प्रोसेस चालू हो गया है। आज भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने वाला है। अगर हम तीसरे पे आ रहे हैं मतलब ब्रॉन्ज हो गए, अगर दूसरे पे आएंगे तो ऑलरेडी सिल्वर बन जाएंगे। और जिस दिन भारत नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनेगा विश्व में, ऑलरेडी सोने की चिड़िया बन गई, क्योंकि नंबर 1 मतलब गोल्ड मेडल, और सेकंड पे आ गए सिल्वर मेडल, थर्ड पे ब्रॉन्ज मेडल। तो हम ब्रॉन्ज पे अगर बैठे हुए हैं, इसी श्रेणी में अगर देखते हैं, अगर हम ब्रॉन्ज पर आने वाले हैं, ब्रॉन्ज के बाद हम सिल्वर आएंगे, सिल्वर अच्छा, का अभी गोल्ड हम आएगा। अभी हम थर्ड हैं। अभी हम थर्ड आ रहे हैं, थर्ड पे ना सर, हाँ, थर्ड पे आ गए। थर्ड पे आने वाले हैं। हाँ। तो अभी 5वें पे हैं हम, अभी रनर अप हैं, अभी रनर अप है। रनर अप हैं। ठीक है। तो वो ऑलरेडी प्रोसेस चालू है सर। तो वो दिन दूर नहीं जब हम नंबर 1 सोने की चिड़िया वापस प्रैक्टिकली हम होंगे वहाँ पे। क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। नंबर गेम हमारे पास बहुत ज़्यादा है, हमारे पास कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर हैं। कोई भी प्रोडक्ट किसी भी देश का तभी चलता है जब उसके कस्टमर की, कंज्यूमर की क्षमता अधिक होती है। 140 करोड़ जो हमारे यहाँ पे देशवासी हैं, वो किसी भी देश के एक प्रोडक्ट को एक दिन में वर्ल्ड लेवल बना सकते हैं। दैट इज़ द पावर ऑफ क्वांटिटी। ये हमारे नंबर जो है ना, ये अपने आप में पावर है। आज भारत को विश्व गुरु के रूप में इसलिए लोग देखते हैं कि भारत के पास नंबर्स हैं। एक प्रोडक्ट किसी कंपनी का भारत में अगर आता है और उसको अगर 1 करोड़ लोग यूज़ करते हैं, उसका नंबर आप रुपीज़ कितना होता है बिजनेस, बिल्कुल आप सही टैली है। कर लो। 100 रुपये का प्रोडक्ट है उसका, 1 करोड़ लोग यूज़ कर लिए, 100 करोड़। 100 इंटू 100 सर कितना, 100 बिल्कुल आराम से बिल्कुल। एक दिन का 100 करोड़ रुपये, ऐसे कितने बिजनेस करेंगे। तो ये जो नंबर्स है ना, ये अपने आप में पावर है, और उसमें भी युवा हैं। आज 35 वर्ष की आयु के भारत में 65% लोग हैं, 65% लोग हैं। 15 से 19 वर्ष की एज वाले जो भारत में लोग हैं ना, वो 35% है। 65% लोग हैं जिनका एज 35 है, लेकिन उसमें भी 35 ऐसे हैं जिनका उम्र 19 साल 20 साल है, युवा है। तो यूथ का ये देश कह सकते हैं हमारा जो देश। अब युवाओं को थोड़ा गाइडेंस मिले, उनको थोड़ा उनके विजन को बताया जाए, क्योंकि हर एक युवा आज विदाउट विजन चल रहा है। आज उनका फोकस रियल पे है, रियल पे नहीं। जिस दिन वो रियल पे फोकस करेंगे ना, हमारा देश और आगे जाएगा, और 2047 नहीं, हम 37 में विकसित बन जाएंगे। बहुत अच्छा। तो रियल पे फोकस मत करो, रियल पे फोकस करो। जो यूथ है मुकेश जी, ये यूथ को ऐसा क्या मोटिवेट किया जाए कि ये सोने की चिड़िया बनाने में ये खुद योगदान देना शुरू कर दें, सबके सब। यूथ के लिए एक ही हमारा संदेश है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएं, अपने आप को, जो उनके विज़न है उनको वो बड़ा करें। और जैसे ऑलरेडी आपको हमने बताया, एक सर्वे आया है जिसमें 44% जो रूरल क्षेत्रों से युवा आ रहे हैं ना, वो भी एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सोच रहे हैं। उनकी सोच होती है कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूं। ऑलरेडी वो लोग उस तरफ बढ़ चुके हैं। उनको और अधिक मोटिवेशन मिले, गाइडेंस मिले, और उनको एक कॉन्सेप्ट को मदद करने के जो फंड मिले वो हम देने वाले हैं। तो युवाओं से एक ही मेरा निवेदन है, एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जो है अपने विज़न को बड़ा कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट को बड़ा कीजिए, अपने जो भी आपके विचार हैं बिजनेसमैन बनने के लिए, नए आइडियाज़ हैं, उनको और अच्छे तरीके से लाइए, हमारे प्लेटफॉर्म पे लाइए, हमसे जुड़िए, हमसे बात कीजिए। और किसी तरह का अपने मन में भय मत रखो कि आपका ये विज़न, आपका ये कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, आपका ये सोच नहीं चलेगा, आपका प्रोडक्ट नहीं चलेगा। नो मत रखो अपनी लाइफ में, यस पे बिलीव करो। मुकेश जी, जो यूथ है उनके पास बहुत कुछ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब जिम्मेदारियां हैं, काम भी करना है, काम नहीं भी है, पेरेंट्स को भी देखना है, बहुत कुछ है, तो वो अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाते।
आप जो हैं काफ़ी वर्सटाइल हैं, मतलब आप डिफेंस में भी हैं, एग्रीकल्चर में भी हैं, आईटी में भी हैं, तो इतने सारे मतलब चीज़ों में होने के बाद आप अपने आप को फोकस्ड कैसे कर पाते हैं? मैं एक ही चीज़ देखता हूँ कि ये चीज़ें बचपन से ही मैंने सीखी है। जब तक आप अपने आप को वर्तमान में जीना शुरू नहीं करोगे ना, आप किसी भी चीज़ का सामना नहीं कर पाओगे। अगर आज वर्तमान में मैं फेस कर रहा हूँ कोई प्रॉब्लम, बारिश हो रही है, तो मुझे बारिश से बचाव का तरीका ढूंढना चाहिए कि बारिश से कैसे बचूं। अगर आज मुझे ठंडी लग रही है तो ठंड का बचाव का तरीका हम ढूंढते हैं कैसे होता है। मैंने भी अपने जीवन में ये सब उतार चढ़ाव देखे हैं। मैं आपको बताऊं, जब मैं क्लास 5th में था, 6th में था, तब मैंने हमारे गांव के पास में ही, हमारे खेत के पास में एक ईंट का भट्ठा था। हम्म, उस भट्ठे पे मैंने सब्जी बेचा है। तो ईंट के भट्टे पे। ईंट के भट्ठे पे सब्जी बेचा, भिंडी भिंडी होती थी। और हमारे खेत से बाजू में था वो, वहाँ पे बिलासपुर के लोग आते थे। बिलासपुर एक मध्य प्रदेश में एक जगह है, वहाँ उसको जाते हैं तो बोलते हैं बिलासपुरिया। तो बिलासपुरी आते थे, भट्टे पे काम करते थे, वहाँ पे उनको सब्जी चाहिए रहती थी, मैंने वहाँ भी उसको दिया। हमारे पिताजी कोटेदार थे, तो तेल का बिजनेस, चीनी का बिजनेस होता था। तो मैं हमारे बाज़ार में शाम को जाके तेल भी बेचता था और पढ़ाई भी करता था। वो चीज़ वहाँ से सीखी कि अपने आप को हमने किसी चीज़ से भगाया नहीं, फेस किया। आपको कोई भी चीज़ ऑन द स्पॉट नहीं मिलेगा सर, आपको फेस करना ही पड़ेगा। आपका स्ट्रगल का टाइम ही डिसाइड करेगा आप लाइफ में कितना आगे जाने वाले हो। अगर आपने स्ट्रगल कर लिया, स्ट्रगल के टाइम को आपने पार कर लिया, यू आर द विनर। अगर आपके जीवन में संघर्ष नहीं है, आपके जीवन में स्ट्रगल नहीं है, आप सफल नहीं हो सकते। या तो आप चांदी का चम्मच लेके पैदा हो जाओ तो अलग बात हो गया, दैट इज़ अपवाद। लेकिन एक्चुअल आपको अगर सफल होना है सर, तो आपके जीवन में कुछ न कुछ संघर्ष होना चाहिए। यानी संघर्ष के बिना आपको सफलता नहीं मिलेगी। यानी आपको अपना रनवे खुद तैयार करना बिल्कुल। पड़ेगा जहाँ एयरक्राफ्ट लैंड कर सके। यस। आप मोदी जी का बड़ा अच्छा उदाहरण दे रहे थे। मोदी जी के जीवन को अगर देखा जाए तो हम 3 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। आज जितने भी लोग हैं बोलते हैं इनको पीएम बनाओ, इनको पीएम बनाओ, ये आदमी है, ये आदमी है। लेकिन जो पीएम मटेरियल बनता है आदमी ना सर, उसके लिए सालों का मेहनत लगता है, संघर्ष, तपस्या, पसीना सब निकालता है आदमी, तब जाके वो पीएम मटेरियल बनता है। आज मोदी जी के जीवन को देखा जाए तो हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं कि पहले जो 15 वर्ष था उनका, वो संगठन के प्रचार में लगाया उन्होंने। गांव-गांव जाके दरी बिछा के बैठे, ज़मीन पे खाना खाते थे, कभी इसके यहाँ खाना खाए, कभी उसके यहाँ खाना खाए, हर गांव, हर शहर, हर जिला जा करके। जब वो 20-25 साल के होंगे तब की बात तो है। 3 चरणों में देखा जाए, मैं आपको बता रहा हूँ। 15 वर्ष उन्होंने वहाँ दिया, प्रचार के रूप में थे। प्रचार के बाद जमीन पे काम करने के बाद फिर संगठन में आए। संगठनात्मक तरीकों को देखा कि चुनाव कैसे जीतते हैं, चुनाव की तैयारी कैसे करते हैं, संगठन में महासचिव बनते हैं तो कैसे काम होता है, प्रवक्ता बनते हैं कैसे काम होता है। वो 15 साल उन्होंने वहाँ पे दिया। ये 15, फिर अगली बार जब वो मुख्यमंत्री के रूप में आए तो प्रशासनिक स्तर पे काम किया, फिर 15 वर्ष वहाँ पे दिया। तो जब 2014 में रिस्क लेने की बारी आई तो उनके पास बैकअप बहुत बड़ा था, 45 साल का बैकअप था उनके पास। तो उनको सफलता पाने का चांस 100% था कि उनको सफल ही होना है, क्योंकि उनका बैकअप इतना खतरनाक था। तो 45 वर्ष जीवन का समाज, देश, पार्टी, लोगों को देने के बाद उनको मौका मिला पीएम बनने का। और आज भी वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी अवकाश नहीं लिया। आप सोचिए कितना उनका डिटर्मिनेशन है, उनकी कितनी चाहत है, उनका कितना लगाव है देश के प्रति, समाज के प्रति, भारत के प्रति, भारतीय लोगों के प्रति। यही नहीं, भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के प्रति भी उनकी कितनी लगाव है। ये जिस दिन लोग समझ जाएंगे सर ना, तो पता चलेगा कि लीडर कैसा होता है। हम बोलते हैं चलो ठीक है मोदी जी नहीं सही हैं, आप किसी और को लो, लेकिन विकल्प कहाँ है? आप मोदी जैसा बनो तो सही, माननीय श्री मोदी जी जैसा बनो, उनकी जैसी सोच, उनकी जैसी बुद्धिजीवी क्षमता, उनके जैसे अनुभव, उनका जैसा बैकअप लेके चलो, आपको भी जनता लाइक करेगी। महत्वाकांक्षी होना बहुत अच्छी बात है, अति महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। तो आज कह सकते हैं 45 साल के बाद एक ऐसा रनवे उन्होंने तैयार किया है जहाँ की कुछ भी उतार से लैंड मिसाइल कर आ सकते सकती हैं है, बोइंग आ सकती है, चंद्रयान आ सकता है, कुछ भी डाल सकते हैं उसके ऊपर। आज आपने बहुत अच्छा बात बोला, रनवे वाला बात बोला कि हम जो भी व्यक्ति होते हैं बोलते हैं मैं करोड़पति बन जाऊं, मैं रातों रात स्टार बन जाऊं, ये बन जाऊं। भाई आप सब कुछ बन जाओगे। कोई बोलता है मैं सीएम बन जाऊं। अरे भाई सीएम, पीएम या स्टार बनने के लिए आपने प्लेटफॉर्म तैयार किया है, आपने वो माहौल तयार किया है।
पहले वो माहौल तैयार करो। भाई आपके यहाँ भगवान आए, लेकिन भगवान आएंगे कहाँ? पहले भगवान जिस माहौल में आते हैं, भगवान क्या चाहिए आने के लिए? भगवान क्या बोलते हैं? भाई सच्चे मन से मुझे बुलाओ। आज सच्चा मन कहाँ है? आज बोलते हैं सच्ची श्रद्धा से बुलाओ, आप सीधेपन से मुझे बुलाओ। लेकिन लोगों के पास तीनों नहीं, न तो सच्चे मन है, न तो सच्ची श्रद्धा है, और न तो सीधापन है। सब जगह बनावटीपन आ गया है। दिल में अलग भावना है, मन में अलग है, दिमाग में अलग है, तो इसलिए नहीं आते। आज भी यदि आपके अंदर सही में सच्ची श्रद्धा है, सच्चा सब कुछ है, आपको भगवान जहाँ बैठे वहीं दिख जाएंगे। दैट इज एग्जाम्पल, देखा हुआ है सर। तो मतलब युवाओं को आप यही संदेश देंगे कि अगर वो वर्तमान में रहें, मेहनत करें, अपना रनवे अगर वो तैयार करें तो कुछ भी कर सकते हैं बिल्कुल। और फोकस्ड रहें। और जितने हमारे युवा हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मैं उनको 2-3 चीज़ बोलना चाहूँगा कि वो जो है ज़्यादा कुछ नहीं करें। हालांकि ये बहुत ही कठिन कार्य है, अगर वो करना चालू कर दें। केवल 3 काम करें वो। पहला काम, अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट दें। माता पिता ने आपके लिए क्या किया ये ज़रूरी नहीं है, वो आपके माँ बाप हैं यही ज़रूरी है। आपको उन्होंने इस धरती पे लाया, चंद्रयान को लॉन्च किया इस धरती पे, नहीं तो 2.1 किलोमीटर से बहुत से चंद्रयान नहीं उतर पाते हैं। तो आप धरती पे आए हो ना, दैट इज गॉड गिफ्ट। तो उस भगवान को तो नहीं मिले हो, लेकिन माँ बाप को भगवान ही समझो। मत भगवान सुनो, लेकिन उनको रिस्पेक्ट दो, उनको डिसऑनर मत करो। पहला ये हो गया। दूसरा, जो भी युवा देख रहे हैं ना, वो अपने आप को थोड़ा आध्यात्मिक भी बनाए, मंदिर जाना चालू कर दे, या जो भी धर्म को मानते हैं वहाँ पे डेली जाएं। आप डेली अगर मंदिर जाते हो, सुबह उठकर जाते हो मंदिर, आपके जीवन की 50% समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। मैंने देखा था, एक बंदा था, उनकी 120 माइंस हैं, 120 माइंस हैं उस बंदे की। मुझे मिले, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। उनको मिलके मैंने एक ही चीज़ बोला, मैंने कहा सर आपका जीवन का सब सही हो जाएगा, आप केवल सुबह 5 बजे उठना चालू कर दो। उन्होंने आपको कहा? मैंने कहा उनको। अच्छा, आपने उनको कहा, ठीक है। तो वो हंसने लगे, बोले यार यही तो नहीं हो पाएगा। मैंने कहा सर तब मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। इतनी बड़ी कंपनी, इतना सब कुछ है, बिकॉज ऑफ दिस नेचर उसके सारे डील कैंसिल हो गए, उसकी कंपनी एनपीए हो गई, वो डिफ़ॉल्टर हो गया, फैमिली में केस हो गए। दैट इज़ रीज़न। और घर में उनके बहुत बड़े मंदिर हैं, उनका महल है, वहाँ पे शिव जी का मंदिर है। अपने घर से 20 फीट दूर जा करके सुबह वो प्रभु को प्रणाम नहीं कर सकते। देखिए कैसा माइंडसेट। और मंदिर बना रखा है उन्होंने। मंदिर भी है। भाई हम क्या बोलते हैं, हमको भगवान कृपा नहीं कर रहे हैं। सब लोग बोलते हैं ना, यार क्या करें, भगवान हमारे ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं, हमको अच्छा नहीं हो रहा है। अरे आप जाओ तो सही, अर्जी लगाओ तो सही। जितने लोग हैं ये बोलने वाले, उनसे पूछे या अपने मन से वो पूछे कि आप हफ्ते में कितने दिन मंदिर जाते हैं? नहीं जाते सर। आप जाओ। मैं चैलेंज करता हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से, जितने भी युवा, ये जितने व्यवसायी या जितने भी ऐसे लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, 21 दिन सुबह 5 बजे उठ के आप किसी मंदिर जाओ, 22वें दिन मुझे फ़ोन करना। अगर आपके जीवन से समस्याओं का 50% अंत नहीं हो गया तो मुझे आप बोलना। डेट इज टेस्टेड, एक्सपेरिमेंटेड। इधर बैठा है आदमी सर, अच्छा, एक्सपेरिमेंट करके बैठा है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, अच्छा, मैं कोई बाबा नहीं हूँ। जिस भगवान को मानते हो, जिस चाहे मंदिर में जाना कुछ भी चाहते करो, और कुछ मत करो। कोई आपको तंत्र नहीं, मंत्र नहीं, कुछ नहीं करना है। कोई आपको अगरबत्ती दिया धूप, कुछ नहीं करना है। आप जाके केवल खाली हाथ जाओ, उनको मिलो। इससे पहले वो आपको बुलाए मिलने के लिए, उनको मिल के आओ। बिल्कुल सही। तो लोग नहीं करते हैं सर, बहुत ही स्मॉल चीज़ है। आप वहाँ जाते हैं ना, तो आपका जो शरीर का ऑरा है चेंज होता है। किसी भी मंदिर में जाओ, आप डेली जाओ। क्या बोलते हैं आप, अगर बिजनेसमैन होते हैं, आपका जो डेली कस्टमर होता है उसको कितना रिस्पेक्ट देते हैं आप? यार यार इसको पहले बैठाओ कुर्सी पे, ये मेरा डेली कस्टमर है, पुराना कस्टमर है, 10 साल से आ रहा है, 5 साल से आ रहा है। इसके दादाजी भी आते थे मेरी दुकान पे, और इसके परदादा भी आते थे मेरी दुकान पे। आपकी वैल्यू तो दुकान पे बढ़ जाती है, और वो तो मंदिर है यार भगवान का। तो लोग यही अगर कर रहे हैं ना बॉस, 50% समस्याओं का हल हो जाए। आप सुबह उठ गए तो समझो कि आपको 50% प्रॉब्लम सॉल्व, क्योंकि आपको टाइम, देखो उसके पीछे लॉजिक है। अब मैं आपको साबित करता हूँ कि कैसे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है। मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं कोई बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, आपको मैं आपके लॉजिक से बताता हूँ। आप सुबह उठे 5 बजे, एक तो सुबह उठे आप, तो आपका एनर्जी लेवल अलग, मंदिर गए अलग, कॉन्सेप्ट लेवल अलग, एनर्जी लेवल अलग। आप सुबह उठोगे तो कुछ न कुछ एक्टिविटी करोगे, पानी पियोगे, बाथरूम जाओगे, आपका हेल्थ अलग।
सुबह उठोगे तो कुछ न कुछ करोगे, व्हाट्सअप, मैसेज, ईमेल, जीमेल जो भी चेक करोगे। आपका काम अर्ली स्टार्ट कर लिया आपने। सुबह उठोगे तो जिम जाओगे, गार्डन जाओगे, वॉक करके आओगे, हेल्थ के ऊपर काम कर लिया आपने। सुबह उठोगे तो घर में लोग उठेंगे, बच्चों को टाइम दोगे आप, सुबह नाश्ता अच्छे से कर लोगे आप, सुबह आपका खाना बन जाएगा, आप सुबह जल्दी निकल के ऑफिस पहुंच जाओगे, घर पहुंच जाओगे, आपका टाइम बच जाएगा, आप बॉस से डांट नहीं खाओगे। अगर ऑफिस वाले हो तो, बिजनेस वाले हो तो जल्दी ऑफिस पहुंच जाओगे, ऑफिस टाइम आपका बच जाएगा। और सुबह जल्दी उठोगे तो आपको रात को जल्दी सोना ही पड़ेगा, तो आप घर पे भी जल्दी आओगे। घर पे जल्दी आओगे, बीवी खुश, बच्चे खुश, आपका हेल्थ अच्छा। आप जल्दी सोओगे तो आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, आपका शुगर अच्छा हो जाएगा, आपका बीपी, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका बॉडी, आपका सब चीज़ अच्छा हो जाएगा। तो सारी चीज़ें तो वहीं से हैं, कनेक्टेड, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। क्योंकि आप अगर 5 बजे उठोगे सर ना, आप 12 बजे तक जाग नहीं पाओगे। 10 बजे आपकी आंखों में नींद आ जाएगी ऑटोमेटिक, आपकी आंख बंद होने लगेगी, आपको 10:30 बिस्तर चाहिए ही चाहिए। तो ये चीज़ें अपने आप में कनेक्टेड हैं। जो मैं बोल रहा हूँ उसको मैंने प्रूफ किया कि सुबह अगर 5 बजे उठते हो तो आपका जीवन कैसे बदलता है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो ये पेरेंट्स जब कुछ बच्चों को बोलते हैं तो वो नहीं कर पाते हैं, और जो पेरेंट्स खुद कुछ नहीं कर पाए अपने लाइफ में जो बनना चाहते थे, वो चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वही बने, कि एक्टर हैं तो एक्टर नहीं बन पाए तो एक्टर बने, या डॉक्टर बने, या बिजनेस में जो जो उनकी सोच थी वो चाहते हैं प्लांट करें हम अपने बच्चों में। तो ये कैसे ठीक किया जाए, मतलब पेरेंट्स को? जी, बहुत अच्छा आपका सवाल है। मैं तो सर एक चीज़ मानता हूँ कि कोई भी फार्मूला मैं पहले अपने लिए अप्लाई करता हूँ, फिर दूसरों को बोलता हूँ। तो ये फार्मूला मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया हुआ ऑलरेडी। मेरी 2 बेटियाँ हैं, एक 9th में अभी 10th में जा रही है, एक 11th में, एक 12th में जा रही है। तो मैंने उनको कभी प्रेशर नहीं किया कि आप क्या बनो। मैंने उनको आज़ाद मन से विचार करने को बोला, आपको जो बनना है बनो। छोटी वाली बोलती है मैं सीए बनूंगी, मैंने कहा बनो। बड़ी वाली बोलती है मैं डॉक्टर बनूंगी, मैंने कहा बनो। आपकी जो इच्छा है आप वो बनो, हमारी इच्छा से आप कुछ मत बनो कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ करने के लिए। तो हमको आप ब्लेम मत करो कि पापा जी आपकी वजह से मैंने किया। आपको डॉक्टर बनना है बनो, इंजीनियर बनना है बनो, प्रोफेसर बनना है, टीचर बनना है, जो भी बनना है अपने लिए बनो, हमारे लिए मत बनो। जिस दिन माता पिता के अंदर ये आ जाएगा कि वो जो बच्चा है वो जो चाह रहा है, उसकी इच्छा है, उसका भी तो सुनो कम से कम। आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उस बच्चे को अनावश्यक प्रेशर मत डालो। अगर उसकी क्षमता है तो बनेगा। आप उसको बोल रहे हो आईएएस बनो, पीसीएस बनो, उसकी क्षमता नहीं है। उसकी क्षमता है अध्यापक बनने की, उसकी क्षमता है आर्ट टीचर बनने का, उसकी क्षमता राइटर बनने का है, या फिल्म राइटिंग बनने का। जो उसकी क्षमता है उसके अनुरूप देखते हुए उसको टैलेंट को आगे लाओ, तब उनको जाके वो बच्चा कर सपोर्ट पाएगा। करें। हाँ बिल्कुल। और उसको बोलो कि अपने लिए करो, डोंट डू एनीथिंग फॉर मी, डू समथिंग फॉर यू। क्योंकि उस बच्चे का भी लाइफ है, सोशल लाइफ है, उसकी फ्रेंड सर्किल है, उस बहुत सारी चीज़ें। उनको ऐसा बोलो सर, डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। आप अगर जीवन में कुछ भी करोगे आपका वैल्यू बढ़ेगा। भाई मेरी उम्र 45 हो गई है, 15-20 साल और रहने वाला हूँ मैं, मेरा लाइफ तो हो गया। आपको जीवन में एक स्टैंड लेना है। आप आज यहाँ पे हो, कल को आपकी शादी होगी, विदाई होगी, आपके वहाँ पे नंदे होंगी, आपका देवर होगा, आपका पति होगा। तो वो जो लोग रहेंगे, किस माहौल से रहेंगे, किस कैटेगरी से आएंगे, किस टॉपर से आएंगे, उनको तभी आप टक्कर दे पाओगे जब आप खुद एक टॉपर रहोगे। आपका खुद एक कुछ स्टैंड रहेगा, आप खुद बन के दिखाओगे। नहीं बन के दिखाओगे तो आपको ज़िंदगी भर आपको यातनाएं झेलनी पड़ेगी, आपके बच्चे आपको प्यार नहीं करेंगे, आप उस लेवल की माहौल को झेल नहीं पाओगे। तो वो चीज़ उनको छोड़ देने का, डू समथिंग फॉर योर वर्क। मैं यही बोलता हूँ। मैं बहुत भी बच्चे के पेरेंट टीचर मीटिंग में गया था, तो कुछ मार्क के लिए बोल रहे थे। तो मैंने टीचर को बोला, मैंने कहा टीचर मार्क छोड़ो, रिमार्क बताओ। तो टीचर ने मुझे 4-5 रिमार्क दिया। तो मैंने अपने बच्चों को यही बोला, मैंने कहा बेटा मुझे मार्क नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ये रिमार्क भी नहीं चाहिए। आप ये रिमार्क मत लाओ, कोई भी रिमार्क हो सकता है। तो हम लोग रिमार्क पे फोकस करें कि हमारा बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसके ऊपर स्कूल से बैड रिमार्क नहीं आना चाहिए, इस पे फोकस होना चाहिए। मार्क पे फोकस करते हैं इसलिए बच्चों को प्रेशर आता है, रिमार्क नहीं आना चाहिए। रिमार्क को हटाओ, रिमार्क हटेगा अपने आप मार्क बढ़ेगा। हमारा फोकस मार्क पे हो जाता है, रिमार्क पे नहीं करते हम लोग कि क्या कारण है। हमें सोल्यूशन दिख रहा है कि भाई इसका 90% चाहिए, 90% क्यों नहीं आ रहा है वो नहीं देखते। भाई उसको सपोर्ट मिल रहा है क्या, माहौल मिल रहा है क्या, उसको एटमॉस्फेयर मिल रहा है वहाँ पे, स्कूल में मिल रहा है क्या, उसको मटेरियल मिल रहा है क्या, बहुत सारी बातें होती हैं। तो पेरेंट्स को बच्चे के हिसाब से उनको वैसा सपोर्ट करना चाहिए, ये मेरा ऐसा मानना है। बहुत अच्छा बताया आपने पेरेंटिंग के बारे में। अच्छा ये बताएं, थोड़ा हटकर मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे चाइना के पास बहुत सस्ते लेबर हैं, या यूएस में
मतलब टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है, हिंदुस्तान के पास क्या एडवांटेज है? आज के इस एआई के ज़माने में और इस 5G और 6G 7G के ज़माने में जो सबसे बड़ा एडवांटेज है ना, हमारे युवाओं के पास मौका है। उनको अपना हुनर दिखाने का यही सबसे अच्छा मौका है। अभी का जो चल रहा है अभी को जो समय। टाइम है, ये जो आने वाला 10 साल है ना, यही मौका है। इसमें जो भी उनके टैलेंट हैं, जिस फील्ड के टैलेंट हैं, वो दिखा सकते हैं। और यही मौका वो अगर अपने जीवन में उनको बुनाने में लगा देते हैं, तो जो उनका ड्रीम्स हैं, जो विज़न है, वो अचीव कर सकते हैं। क्योंकि सारी जगह पे आज ओपन मार्केट है पूरा। आज देखा जाए तो कोई भी बच्चा अगर यहाँ पे अच्छे नंबर से पास होता है, आईआईटी से पास होता है या और भी किसी कंपनी से पास होता है, टेक कंपनी से पास होता है, तो वर्ल्ड में डिमांड है। आज टेकी हमारे जो भारत के हैं वर्ल्ड लेवल पे छाए हुए हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ आप देखा जाए तो भारत के लोग हैं। तो जो टैलेंट है वो भारत का मेन तो वही है, लेकिन वो भारत में कैसे रहे ये भी हमको देखना है। इसीलिए हमारा जो विज़न है ना सर, हम अगर भविष्य भारतीय संकल्प बना रहे हैं ना, उसमें हमारा वही काम है। जो टेकी बंदे होंगे, जो टूवर्ड द नेशन सोचते रहेंगे, वो आईआईटी और बीटेक एमटेक करने के बाद भारत में कैसे रहें, उनको प्लेटफॉर्म कैसे मिले, यही मैं दिखाना चाहता हूँ अपने इस भविष्य भारतीय संकल्प के माध्यम से कि भाई आपको युवाओं को भारत के बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप यहीं पे उस ब्रांड, उस कंपनी के जैसे कम्पिटिटिव मार्केट में अपनी कंपनी बना सकते हैं। दैट इज़ द मेन इंटेंशन कि भाई युवाओं को हम मौका दे रहे हैं। मतलब जो टैलेंटेड हैं, जो बाहर चले जाते हैं, Yes. वो बाहर नहीं जाकर यहाँ रहें। यस। अभी इसमें एक हमारा दोस्त है, अभी बच्चा है, अभी 17 साल का है, वेदांश त्रिवेदी, ग्वालियर से है। अभी आया था मुंबई, बातचीत हुआ, अभी भी हमारे से फॉलोअप में है। उसने 80 किलो वजन क्षमता लेकर उड़ने वाला ड्रोन बनाया अच्छा। और उसका गोल आप सर्च कर सकते हैं। युवा है। अब उसके साथ इन्वेस्टमेंट हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसकी उम्र ही कम है। अभी वो कंपनी में डायरेक्टर बन नहीं सकता। तो हमने उनको बोला है कि भाई आप थोड़ा एज हो जाए या ऐसी कंपनी बनाओ जिसमें आपके मम्मी पापा डायरेक्टर हों, हम उसमें इक्विटी इन्वेस्टमेंट करें, आपके कॉन्सेप्ट को लेके जाएं। बहुत सारी चीज़ें अंदर टेबल बातचीत चालू है अभी। तो वो ऐसा टेकी बंदा है, 17 साल की उम्र में ड्रोन बना दिया। उसका कॉन्सेप्ट है एयर टैक्सी बनाने का। तो 80 साल का वेट लेकर अभी हो चुका है वो। उड़ रहा है। यूट्यूब में देख सकते हैं, चैनल पे है, ग्वालियर का वेदांश त्रिवेदी डालिए, यूट्यूब में दिख जाएगा। वो हमारी टीम में है, युवाओं को प्रेरणा दे रहा है। तो मुकेश जी, अभी जो आपका फाइनेंस जो आप कर रहे हैं, तो किसकी स्कोर टीम में अभी आप फाइनेंस कर रहे हैं बिल्कुल। वर्तमान? अभी हम सर जो हमारा मेन फाइनेंस है वो रोड इंफ्रा कंपनियों में हम ज़्यादा कर रहे हैं। और रोड इंफ्रा कंपनियों को हम लोग फाइनेंस अरेंज करके दे रहे हैं, सोलर कंपनियों को दे रहे हैं, माइनिंग कंपनियों को दे रहे हैं। ऐसी कंपनियां क्या करती हैं सर? ये 3 प्राथमिकता है तीन आपका। प्राथमिकता है। मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर भी हैं। लेकिन ऐसी कंपनियां क्या करती हैं, वर्क ऑर्डर ले लेती हैं। लेकिन वर्क ऑर्डर लेने के बाद वर्क ऑर्डर तो नया आ गया, लेकिन एलिजिबिलिटी उनकी नई नहीं आती। उनके ऑब्लिगेशन वही रहते हैं, इनकम वही रहता है, और लेकिन वर्क ऑर्डर नया मिलता रहता है। तो ऐसी कंपनियों को वर्क ऑर्डर को स्टार्ट करने के लिए हम लोग फंडिंग अरेंज करते हैं। हमारे पास प्राइवेट इन्वेस्टर भी हैं, एनबीएफसी भी है, कुछ हमारे पास अलग से एनबीएफसी इंस्टीट्यूट भी हैं, जिसमें हम उनको डिफरेंट तरीके से वर्टिकल्स उनको फंडिंग देते रहते हैं। जैसे उसमें रॉ मटेरियल परचेज फाइनेंस, परचेज बिल डिस्काउंटिंग, वेंडर फाइनेंस, अनयूज्ड बीजी के अगेंस्ट फाइनेंस। ये हमारा बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। अनयूज्ड बीजी के अगेंस्ट फाइनेंस ये बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, जो कि बहुत सारी कंपनियां नहीं कर रही हैं, बट हम लोग उसके ऊपर भी फंडिंग उनको दे रहे हैं। और प्लस इक्विपमेंट लीजिंग, इक्विपमेंट में अलग से फाइनेंस, बहुत सारे तरीके हैं। और इतने सारे प्रोसेस में कहीं भी एडवांस पेमेंट नहीं है और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी कहीं नहीं है। बहुत अच्छा। इस कॉन्सेप्ट को लेकर के मैं अपना जो बिजनेस है उसको रन कर रहा हूँ, और उसमें बहुत अच्छा टीम काम कर रही है। और टचवुड वी आर अचीविंग समथिंग मोर देन 100, 200, 300। मुकेश जी, 2026 में ऐसा क्या बिजनेस है जो फंड कम भी हो, अगर वो करे तो बहुत ग्रो हो सकता हो, बहुत बड़े रूप में वो जा सकता है? ऐसा क्या हो सकता है? उस बंदे का प्रीवियस रिकॉर्ड कैसा है, किस धंधे को उसने किया है। अब उसने किसी प्रोडक्ट का ट्रेडिंग किया है, या कोई उसका मैन्युफैक्चरिंग काम था, या उसने जॉब किया है, या जो भी उसके व्यक्तिगत सोच के ऊपर जो भी धंधा करना चाहे। आज के डेट में देखा जाए तो ट्रेडिंग भी अच्छा है। आप मटेरियल ट्रेड कर सकते हो, जो भी फूड आइटम है ट्रेडिंग के लिए, जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, या मटेरियल ट्रेड करना है। इलेक्ट्रिक मटेरियल का ट्रेडिंग अच्छा चल रहा है आज के टाइम पे। और साथ ही साथ फूड का भी धंधा अच्छा चल रहा है, वेजिटेबल्स भी अच्छे चल रहे हैं। अभी डिपेंड करता है कि उस बंदे का कैपेसिटी कितना है और उसको कितना उसको इन्वेस्टमेंट करना है। वो प्लानिंग के हिसाब से कर सकता है। अगर उसमें उनको हेल्प चाहिए तो वी कैन गाइड हिम कि कैसे आप कर सकते हो। वो केस टू केस होता है। वी कैन नॉट गिव एनी काइंड ऑफ फार्मूला फॉर वन पर्सन। कि जैसे डॉक्टर को बोलते हो आप दवाई, तो दवाई जैसा पेशेंट रहता है, बीमारी होती है, वैसा हम दवाई देते हैं। तो उनकी सोच कैसी, क्या उन्होंने किया है, कि इसमें उनकी रुचि है,
उसके ऊपर ही उनको हम गाइड कर सकते हैं कि भाई इस धंधे में इस जगह पे इतने अमाउंट आप लगाओ, आपका इन्वेस्टमेंट इतने टाइम पे रिटर्न आ जाएगा और यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट सेफ है, या आपका ये धंधा आपको अच्छा रहेगा। आप सच कहें तो अपने आप में एक विकिपीडिया हैं, ठीक है, बहुत वर्सटाइल हैं, बहुत कुछ हैं। अगर आप बिजनेसमैन नहीं होते तो मुकेश जी आप क्या होते? अगर देखा जाए तो ये समय के हिसाब से रोल बदल गया। मैं अगर 10th और 12th की बात करूं तो 10th और 12th में मेरी इच्छा थी कि मैं डिफेंस ज्वाइन करूं। मैंने एनसीसी सी सर्टिफिकेट लिया हुआ है और मैं आरडी कैंप परेड भी गया मैंने लखनऊ तक एनसीसी का, और मेरा सिलेक्शन हो गया था, एयरफोर्स में हुआ था, एनडीए में भी हुआ था। लेकिन मैं मेडिकल में अनफिट हो गया क्योंकि उस समय गांव में हम क्रिकेट खेलते हैं ना, तो मेरी जो क्रिकेट खेलने की रुचि थी, शौक थी, उसने मेरे को वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया क्योंकि जो अच्छा। बॉल थी ना वो मेरे बिटवीन थाई लग गई, अच्छा। दो टांगों के बीच में बॉल लग गई अच्छा। और वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हो गई जिसकी वजह से मैं मेडिकल अनफिट हो गया। नहीं तो अब तक मैं डिफेंस में होता। ये मेरी पहली इच्छा थी जो मैं कर लेता, और डिफेंस के अलावा अगर कुछ बनना होता तो शायद मैं फिर गायक कलाकार होता अच्छा, या एक्टिंग में भी आ सकता था। गायक कलाकार होते आप, तो मतलब गाना गाते हैं आप? जो भी जीवन के शौक है पूरे करने चाहिए। मैंने शौक पूरा किया है। तो आप, मैंने अपना गाने मेरे यूट्यूब पे आप डालिए मिल जाएंगे, भोजपुरी सॉन्ग है, हिंदी सॉन्ग है। हाँ याद आया, मैंने गाना देखा है आपका। तो क्या एक दो लाइन गाना मुकेश जी अगर आप सुना सके तो हमारे दर्शकों बिल्कुल को बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल। मेरा एक दिल के करीब सॉन्ग है, हिंदी सॉन्ग है, सैड सॉन्ग है, तो उसको मैं प्रयास करूँगा। हालांकि बहुत समय हो गया मैं गाना नहीं गा रहा हूँ। प्लीज़ गाएं आप। तेरे बिना मैं ना जी पाऊँगा, तेरे बिना मैं ना जी पाऊँगा, तू ना मिली तो मैं मर जाऊँगा, तू ना मिली तो मैं मर जाऊँगा, प्यार में हद से गुजर जाऊँगा, प्यार में हद से गुजर जाऊँगा, तू ना मिली तो मैं मर जाऊँगा, तू ना मिली तो मैं मर जाऊँगा। मतलब प्यार वार भी काफ़ी करते थे क्या आप कॉलेज स्कूल के समय में? नहीं नहीं सर, नहीं। क्लास 12 तक तो हम लेडी लोगों से बात करने से घबराते थे। कोई अच्छा। महिला मित्र भी नहीं थी और कुछ बातचीत भी नहीं था। तो और ये गाने के जो बोल हैं इसके लिए मैंने पूछा, ये तो ये अभी जब तू ना जीवन, मिली तो मर जाऊंगा, ये क्या है मतलब ये? नहीं ये तो अचानक हमारे जो संगीतकार हैं हाँ। दामोदर राव जी हैं, तो उनके पास मिलने के लिए गया था, तो वो एक धुन बना था और उसके लिरिक उनको चाहिए थे लिख करके, तो बोले यार एक धुन है, इसका लिरिक बनाओ मुकेश भाई और गाना आप गा दो। तो मैंने इस गाने को लिखा वहीं पे और आधे घंटे में ये गाना गाना गया है, आधे घंटे के अंदर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब प्यार वार का चक्कर आपकी ज़िंदगी नहीं में नहीं ऐसा सब कुछ। कुछ नहीं, बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए, बिजनेस में आपकी फैमिली का कितना सपोर्ट रहा है? और सपोर्ट में सर मैं बॉम्बे आ गया था, जैसे यहाँ पे आके मैंने 2006 में करियर स्टार्ट किया। तो शुरू शुरू में मैं जॉब भी करता था, पढ़ाई भी करता था, बहुत सारी चीज़ें की और प्रयास भी किया। 2006 में मेरी सिस्टर की शादी मैंने बॉम्बे में किया। गांव से लोग आए थे, बॉम्बे आए थे और यहीं पे शादी किया और अच्छे से शादी किया था उस टाइम पे भी, 2006 में। और उसके बाद जीवन में मेरी मेरी संगनी आई, जीवन संगनी हमारी वाइफ आई। तो अच्छा के बाद फाइनेंस फील्ड हुआ, तो जीवन में उतार चढ़ाव काफ़ी आए, सुख भी आए, दुख भी आए। बहुत सारे समय ऐसे आते थे कि हम लोग जैसे डीमार्ट परचेजिंग करने जाते हैं ना, तो हम लोग बिल अमाउंट देखते थे, यार बिल जो है ना ज़्यादा ना हो जाए क्योंकि सामान निकालना पड़ जाएगा। तो मन में एक भय बना रहता था कि यार इतना पैसा खर्चा करना है। तो ऐसी सिचुएशन भी लाइफ में देखी है। हमने ऐसा सिचुएशन देखा कि अंधेरी स्टेशन पे जो कैंटीन है बेस्ट का, वहाँ पे हम जाते थे तो एक वड़ा लेते थे, 2 पाव खाते थे, वो भी जीवन में देखा है। लेकिन उस समय अगर मेरे साथ कोई कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहा तो वो मेरी जीवन संगनी, मेरी धर्मपत्नी, हमारी वाइफ खड़ी रही हमेशा और उन्होंने हमेशा सहयोग दिया। और जब विषम परिस्थितियाँ आई, जब पैसे नहीं भी थे, कुछ ऐसे पॉइंट लाइफ में आए कि पैसा नहीं थे, तो उन्होंने अपने गहने तक गिरवी रख दिए मदद करने के लिए। उफ तक नहीं कहा, लेकिन मेरे साथ खड़ी रही कंधे से कंधा मिला के। और मैं उनको यहाँ से इस मंच के माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, उनको आई लव यू बोलना चाहता हूँ।
कि हमारे साथ में, हमारे जीवन में क्या बात। जो उन्होंने भूमिका निभाई है, एक दोस्त की और एक वाइफ की, एक बिजनेस पार्टनर की, वैसे ही जीवन में हमारे साथ बनी रहें, चलती रहें और उनकी भूमिका ऐसे ही बढ़ती रहे, बस यही कामना करता हूँ। वही मेरे साथ खड़ी थी, खड़ी हैं और खड़ी रहेंगी। जिसकी वजह से आपका विल पावर एकदम बरकरार रहा। परिस्थितियों की बात कर रहे हैं मुकेश जी, तो कभी ऐसा नहीं लगा आपको कि कुछ हो नहीं रहा है, जो चाह रहा हूँ वो हो नहीं पा रहा है, तो एकदम छोड़ दूँ, छोड़ छाड़ के कहीं भाग जाऊँ, या बहुत होता है ना कि सुसाइड कर लूँ, या मायूसी बहुत छा गया हो कि यार मेहनत तो कर रहा हूँ, कुछ वहीं के वहीं हूँ, कोलू की बैल की तरह घूम रहा हूँ, आगे ही नहीं बढ़ पा रहा हूँ, तो नेगेटिविटी बहुत आ जाता है। अभी जैसे मतलब कल ही तो पढ़ रहा था 1200 करोड़ किसी के पास था, खुद का एयरक्राफ्ट था, सब कुछ होने के बाद भी सुसाइड कर लिया। मतलब इतना कुछ होने के बाद जब लोग सुसाइड कर लेते हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि जब कुछ ना हो उस स्थिति में बहुत गलत विचार आता है। और उस वक्त ऐसा कभी ज़िंदगी में आया हो तो प्लीज़ बताएं, और कैसे अपने आप को स्टैंड किया आपने? देखिए, मैंने दो चीज़ देखा लाइफ में कि परिस्थिति अगर ख़राब होती तो कैसे होती है। पहला चीज़ तो ये देखा कि मैं कभी गोल्ड नहीं पहनता था। एक बार मैंने गोल्ड की रिंग ली, लाइफ में गोल्ड की रिंग ली। और देखिए, गोल्ड सबको सूट नहीं करता है, आप ये चीज़ नोट कर लो। गोल्ड किसी को सूट करता है, किसी को नहीं करता। मैंने गोल्ड लिया ना सर, मुझे 3 महीने के अंदर वो गोल्ड रिंग जो है ना बेचनी पड़ गई। ऐसी स्थिति परिस्थिति आ गई। उससे मुझे पता चला कि मुझे गोल्ड सूट नहीं करता। जैसे गोल्ड बेचा ना, अगले दिन से मेरी लाइफ चेंज हो गई। मैं गोल्ड नहीं पहनता हूँ, देखा आप मेरे हाथ देखेंगे, मैं गोल्ड नहीं पहनता हूँ, गले में भी मेरे चैन नहीं रहता, कुछ नहीं। वो परिस्थिति ऐसी थी कि उसमें थोड़ा सा बहुत ऑड लगा कि मेरे को गोल्ड बेचना पड़ गया था उस लाइफ में। और उसके बाद दूसरी परिस्थिति तब आई थी लाइफ में कि मैं फाइनेंसर बनने चला गया था। क्योंकि मतलब लोगों को पैसा। हाँ, मैं सोचा मैं ही पैसे दे दूँ। किसी को कमाते देख लिया था मैंने, तो मैंने कहा यार जब वो आदमी कमा सकता है इतना, तो मैं भी कमा लूँ। तो मैंने उस चक्कर में कुछ गोल्ड थे हमारे पास में, उसको रख के मैंने पैसे लिए और गोल्ड लोन लेकर के मैंने फाइनेंस दे दिया। और जिस बंदे को फाइनेंस दिया, वो बंदा 3 महीने बाद पैरालाइज हो गया। और गनीमत ये आ गई कि आधा पैसा देने के बाद गोल्ड छुड़ाने के लिए मेरे को कम से कम 6 महीने लग गए। और मैंने तभी से कान पकड़ लिया कि भाई मुझे फाइनेंसर नहीं बनना है, मुझे फाइनेंस दिलवाना है। आई एम फाइनेंस अरेंजर, आई एम नॉट फाइनेंसर। तो ऊपर वाला कभी कभी आपको बोलता है कि आप क्या हो। और जो आदमी का जिस चीज़ में विचार महारत हासिल हो ना, वही काम करना चाहिए। हमको ज़बरदस्ती दूसरा चीज़ ट्राई नहीं करना चाहिए। इसके पीछे एग्जाम्पल भी आपको बताऊं, अमिताभ बच्चन जी की कहानी है। आप अगर जानते हो, इस लाइन में हो। अमिताभ बच्चन जी ABCL जब चालू किए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, लोन हो गया, कर्जे हो गए, डूब गए, कंपनी डूब गई, यहाँ तक कि उनके घर को अटैच करने की बात आ गई। अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू खुद उन्होंने दिया हुआ है कि उस समय उनको याद आया कि यार मैं जो बना हूँ वो एक्टिंग के लिए बना हूँ, मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ। वो बता रहे थे कि सुबह सुबह निकले, यश चोपड़ा जी के पास गए और वहाँ उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे काम दो। यश चोपड़ा जी मिले उनसे, अब इतना अनुभव तो था ही उनके पास, इतना उनका नाम था। उन्होंने उनको मोहब्बतें फिल्म साइन किया, मोहब्बतें फिल्म में काम मिल गया, शूटिंग हो गई। और वही समय था कि उनको छोटी टीवी पे काम मिला, KBC में। तो उनको अपना मेन काम याद आ गया। आज इतने लेवल पे आ गए हैं, इतना रेवेन्यू जनरेट कर लिया सब कुछ, लेकिन वो अपना जो मेन काम है नहीं छोड़ते हैं। तो जिस व्यक्ति का जिस चीज़ में महारत हासिल है वही काम करना चाहिए। हाँ, अगर आपकी स्टेबिलिटी आ गई है, आपको बैलेंस हो गया है, तो डाइवर्सिफाइड करो, नो प्रॉब्लम, वो भी एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन एक लेवल के बाद एक स्टेबिलिटी आ गई कि आप अभी 10 साल तक 20 साल तक हिल नहीं पाओगे। आपकी फैमिली का सपोर्ट करने के लिए आपके सिस्टम तैयार कर दिया है कि 10 साल तक मेरी फैमिली को प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरे बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरे घर को प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आप ट्राई करो। लेकिन जब तक आपको स्टेबिलिटी ना आए तब तक आप रिस्क मत लो। दैट इज़ माई ओपिनियन कि रिस्क लाइफ में कम लेना चाहिए इस स्टेज में, विदाउट फैमिली बैकअप के, सपोर्ट के। मुकेश जी, भारत के अलावा अगर किसी और कंट्री में कोई अगर आपसे सपोर्ट लेना चाहे ट्रेडिंग में या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, जो बाहर हैं, विदेशों में हैं, तो उनको कैसे आप मदद कर सकते हैं? बहुत ऐसे लोग हैं जो NRI हैं, जिनको फंड चाहिए, जो यहाँ रह रहे हैं, उनको कैसे आप सपोर्ट कर सकते हैं? उसके लिए मेरे पास 2-3 कॉन्सेप्ट हैं। जैसे मेरा एक जो चैम्बर है, यूरेशिया एफ्रो चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ऑलरेडी हम लोग 36 कंट्रीज़ में हैं, काम कर रहे हैं। वहाँ पे बिजनेसमैन तो भारत से आते हैं। भारत से आदमी दो ही काम करता है, या तो एक्सपोर्ट करेगा तो इम्पोर्ट करेगा। तो उनको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने वाली कंपनियों को बहुत सारे फैसिलिटी हम लोग दे सकते हैं। उनको हम लोग LC दे सकते हैं, उनको हम लोग वहाँ पे
वेंडर फाइनेंस दे सकते हैं, वहाँ से हम लोग उनको बीजी भी दे सकते हैं, वहाँ पे उनको हम अप्रूवल दिलवा सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं। कंट्री में बिजनेस करने के लिए आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, लीगलिटीज लगने वाली है, वहाँ पे वहाँ की सरकार से परमिशन चाहिए, वो भी हम करवा के देते हैं वहाँ पे। तो हमारी 36 कंट्रीज़ में लोग हैं आज की डेट में, ये सब हम लोग उनको हेल्प करते हैं, ट्रेडिंग में हेल्प करते हैं, आपको कुछ वहाँ पे सपोर्ट चाहिए वो भी करते हैं। पूरा टीम है वहाँ पे, काम हो रहा है सर वहाँ पे। तो मतलब इंडिया के बाहर भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मुकेश जी, आप एक बार बता रहे थे कि मतलब सोशल एक्टिविटी भी आपकी काफ़ी है, जैसे आप शादियां वगैरह भी करवाते हैं, सोशल एक्टिविटी भी काफ़ी आप खुलकर करते हैं। तो क्या क्या कर रहे हैं सोशल एक्टिविटी में समाज के लिए आप? बिल्कुल सही बात आपने पूछा है। हमें अपने जीवन के हर पहलू पे ध्यान देना चाहिए। हमें आध्यात्मिक जीवन भी जीना चाहिए, सामाजिक जीवन भी जीना चाहिए, पारिवारिक जीवन भी जीना चाहिए, व्यवसायिक जीवन भी जीना चाहिए। तो ये 4 जो है स्तंभ हैं, 4 पिलर हैं हमारे लाइफ में। तो जिसमें मैं जैसे अभी व्यवसायिक जीवन जी रहा हूँ, पारिवारिक जीवन जी रहा हूँ, आध्यात्मिक जीवन जी रहा हूँ, कथाओं में जाना, मंदिर में जाना, जो और सब चीज़ें कर रहा हूँ। सामाजिक जीवन में भी हमारे पास कम से कम 10 से एक संस्थाएं हैं जिनसे मैं जुड़ा हूँ। लेकिन उन 10 संस्थाओं में एक ऐसी संस्था है, रायपुर धर्मलक्ष्मी जन सेवा ट्रस्ट संस्था है, जिसके हम फाउंडर मेंबर में हैं। हमारे धर्मेंद्र शर्मा जी उसके अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, 2018 से बम्बई और बम्बई के बाहर गरीब कन्याओं का विवाह करवाते हैं, कन्यादान करवाते हैं। हर साल? हर साल करवाते हैं। इस साल भी अभी 30 नवंबर को हुआ था बोरीवली में, अभी वापस 21 अप्रैल को मुंबई मीरा रोड भयंदर में होने वाला है। तो उसमें इसमें विवाह कितने करवाते हैं। कितने लोग होते होंगे? सर इसमें गैदरिंग कम से कम एक 20,000 आदमी आते हैं उसमें, क्योंकि जो जोड़े होते हैं ना, जोड़े आते हैं, बाराती आते हैं, घराती आते हैं, और प्लस वहाँ पे हम और लोग को इनवाइट करते हैं, दिखाने के लिए, बताने के लिए, ताकि समाज के अंदर जागरूकता आए और लोग कन्यादान जैसे कार्यक्रम में विवाह करवाएं। और यहाँ भी मैं ये चीज़ बोलूँगा कि पहले हमने अपने घर पे अप्लाई किया। मेरे खुद के भांजे का विवाह मैंने कन्यादान में करवाया। मेरे खुद के भांजे का विवाह, जो कि वर पक्ष है, उसका विवाह मैंने कन्यादान में करवाया, और एक संदेश देने का प्रयास किया कि कन्यादान में विवाह करना कोई गलत कार्य नहीं है। आप समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप अपने फालतू के खर्चे बचा रहे हो। वहाँ पे विवाह होता है, बारातियों का स्वागत होता है, वही तरीके से होता है। आपको वहाँ पे बाराती कितनी लेके आओ। शादियां हो जाती हैं, मतलब एक साथ इकट्ठे एक साथ करते अलग हैं? अलग, जैसे कभी 25 होता है, कभी 51 होता है। अभी हमने गोरेगांव बांगूर में किया था, उसमें हमने 101 किया था। अभी बनारस में किया था हमने तो 25 किया था। तो वो सब पहले ही सेट हो जाता है पूरा उस दिन पूरा सबकी सिस्टम शादियां, है। और सामान वामान भी देते होंगे पूरा आप पूरा लोग? विदाई का सामान देते हैं, 5 थान गहना देते हैं, साड़ी देते हैं, पंखा देते हैं, उनको बेड देते हैं, उनको गद्दी दिया जाता है, उनको कपाट देते हैं, बर्तन देते हैं, थाली देते हैं, सामान देते हैं, ताकि उसको, उस कन्या को ये आभास ना हो कि मुझको सामान नहीं मिला। भाई विदाई का यथाउचित सामान दिया जाता है, और जन सहभागिता से यह कार्य होता है। सारे लोग का सहयोग होता है। 10,000 महिलाएं जुड़ी हैं इस काम में, जो काम करती हैं। मैं अच्छा। तो कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। मैं तो कभी जो हमारे डोनेशन है या CSR फंड है, कुछ देना है, तो जाके वहाँ दे देते हैं लोग। पिछली बार हमारी कंपनी ने एक CSR फंड दिया था, बट मैं पीछे से रहता हूँ, फ्रंट पे सारे लोग काम करते हैं वहाँ पे। 10,000 महिलाएं काम कर रही हैं आज के डेट में, यानी 100 लोगों की शादियां आप एक साथ आराम से। हर साल कम से कम हो रहा है। ये तो बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं आप, मतलब ये तो बहुत दुआएं आप ले रहे हैं। ये बहुत सही काम कर रहे हैं आप, ये बहुत उत्तम कार्य है ये। उसमें भी आगे विज़न है, उसमें हम आपका मायका बनाने वाले हैं कि महिलाओं का विवाह करना ही एक जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। विवाह के पश्चात भी कई समस्याएं आती हैं उनको, दहेज प्रताड़ना होती है, उनको शोषित किया जाता है। अगर उसमें मायके वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि बोलते हैं एक बेटी और है, तुम आओगी तो कैसे इसका विवाह होगा। ऐसे केस में ऐसी महिलाओं के लिए हमारे लिए एक आपका मायका बनने वाला है, जहाँ पे आपका मायका में क्या आपका होगा? मायका में क्या करें, उनको हम संरक्षण देंगे, रोजगार देंगे, जानकारी देंगे, कानून सहायता देंगे, और वहाँ पे वो रहेंगी, वहाँ पे वो भी रहेंगी, वहाँ पे वृद्धाश्रम भी बनेगा, वहाँ पे बच्चों के लिए बनेगा, ताकि वहाँ पे एक परिवार हो जाए। वहाँ अच्छा। पे महिलाओं को हम उनको शक्ति प्रदान करेंगे, उनको रोजगार प्रदान करेंगे, उनको कानूनी मदद प्रदान करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक बार ये आपका मायका बन गया ना, तो ऐसे परिवार जो ऐसी बहु बेटियों को प्रताड़ित करते हैं ना, वो प्रताड़ित करना बंद कर देंगे, क्योंकि उनके मन में भय प्राप्त होगा कि यार अगर कुछ करोगे तो आपका मायका वाला आ जाएंगे। इस तरह से कम ये कुरीति बंद हो जाएगी। ये हमारी सोच है। तो ये जो आप अभी बता रहे थे, कन्यादान और 100 शादियां हो रही हैं, बहुत पुण्य का काम है। तो ये मतलब ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट रहा आपकी ज़िंदगी में, जिसके बाद आप ये सोशल एक्टिविटी आपने शुरू किया? ऐसा क्या था जिसके बाद, क्या बताना चाहेंगे आप? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। 2018 या 17 से मैं सामाजिक कामों में जुड़ गया था, लेकिन कोविड के बाद एक मन में हमको ये विचार आया कि यार ये जीवन क्या है। कोविड में सारा बंद हो गया था,
सब अपने-अपने हिसाब से कर रहे थे। उस समय भी हम लोगों ने जो करना था करा। हमने रोटी बैंक किया था वसई में, जिसमें हम सोसाइटी के बाहर डब्बे रखते थे और वहाँ पे हम लिखते थे कि भाई जिसको अगर खाना, रोटी देना है, वो उस डब्बे में रखे, उस टेबल पे रखे। फिर एक गाड़ी आती थी, वो खाना लेके जाती थी और वो क्षेत्रों में जहाँ पे झुग्गी-झोंपड़े थे, जहाँ गरीब लोग थे, तो वहाँ पे खाना बाँटा जाता था। तो वहाँ से मुझको ये आइडिया आया कि यार हम और अपने समाज को देने का प्रयास करें, क्योंकि कोविड ने सिखा दिया, एंड ऑफ द डे आप जो कर रहे हो। तो ये उस समय आपने रोटी बैंक शुरू किया था? रोटी बैंक कभी भी चलता था, अभी भी चलता है, अच्छा। वैसे में चल रहा है। हमारे दो हाँ। तीन मित्र हैं वो करते हैं, हुँ, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ने मुझे आइडिया दिया कि यार हमें अपना जीवन दूसरे के लिए भी लगाना चाहिए। हुँ, और उसके पीछे कारण देखा जाएगा, शब्द का ही कारण है। आप किसी का अगर भला करते हैं सर, हुँ। आप करो किसी का भला, 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 भला का उल्टा करो लाभ, लाभ, तो आपको लाभ होता है। आप किसी के ऊपर दया करो, दया। दया, आपको लोग याद याद करेंगे। हुँ, तो कुछ ऐसा करो कम से कम किसी के यार दिल में जगह मिल जाए, हुँ, और दिल ही रास्ता है किसी के दिमाग में घुसने का। हुँ, तो इसलिए वो चीज़ मैंने चालू किया, हुँ, और वहाँ से मेरे को मिला यार जीवन में यार कुछ तो ऐसा करके जाओ कि लोग आपको याद करें। हुँ। तो हमने ये अपने मन की संतुष्टि और एक भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से करना चालू किया। वहाँ पे मेरा कोई इनकम नहीं होता है, मैं पहले क्लियर कर दूँ सर। हमारा सब प्लेटफॉर्म पे, सब सोशल काम में, सब धार्मिक काम में कमाने का मन नहीं होता है कि मैं चंदा दे रहा है तो कोई कमा लूँ, उसमें कमा लूँ, उसमें कमा लूँ। कमाने के लिए भगवान ने एक जगह दिया, वहाँ कमाता हूँ। बाकी जगह जो है प्रभु के हिसाब से वो देते रहते हैं। कहीं भी जाना, चाहे गौशाला जाना, चाहे मंदिर जाना, जो भी जाना, वहाँ देने का काम करते हैं। हर जगह कमाने का काम आदमी को नहीं ढूंढना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या आदमी की वही हो जाती है कि हर चीज़ में कमाना ढूंढ लगता है। भाई कमाने का जरिया अलग रखो, धार्मिक काम करने का जरिया अलग रखो, सामाजिक काम करने का जरिया अलग रखो, तब जाके आप सक्सेस होगे। जिस दिन आपने इसमें अंतर समझ लिया, आप विनर हो गए अपने मन से। ये फाइनेंस के लाइन में जितने भी लोग जुड़े हैं फाइनेंस सेक्टर से, जो लाइजनिंग का काम कर रहे हैं या किसी भी तरीके से जुड़े हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मेरा एक ही कहना है कि जो भी बंदा फाइनेंस का काम कर रहा है, हुँ, उसका पहले आप बैकग्राउंड चेक कर लो, हुँ, पास्ट रिकॉर्ड चेक कर लो, कितने टाइम से वो बंदा फाइनेंस में है, हुँ, क्या प्रोडक्ट कर रहा है, और उस प्रोडक्ट की सस्टेबिलिटी कितनी है। हुँ, वो जो प्रोडक्ट बता रहा है वो जेन्युइन है क्या, हुँ, उसमें पैसे मिलेंगे क्या। हुँ, क्योंकि राइट सोर्स पता करना आपका काम है। हुँ, आपको देखना है कि ये जो बंदा फाइनेंस का काम कर रहा है या जो प्रोडक्ट दे रहा है, ये जिस कॉन्सेप्ट से कर रहा है वो कॉन्सेप्ट सही है क्या। हुँ, जिस दिन आदमी ये समझ जाएगा, उस दिन उसका फाइल डिसबर्स होना चालू हो जाएगा। बस एक ही मंत्र है, आपको जजमेंट लेना है कि मैं जिससे जुड़ा हूँ भाई, उस बंदे का स्ट्रेंथ क्या है, वो बंदा सर्विस चार्ज कितना ले रहा है, 1% पे काम कर रहा है, 10% ले रहा है, वहीं पे समझ जाने का। तो जो आदमी काम करने वाला होगा सर ना, वो मिनिमम पे काम करेगा, आपका काम करके देगा, एडवांस नहीं लेगा, आपको पेमेंट करके जाएगा, डिसबर्स करके जाएगा। मुकेश जी, आप काफ़ी समय से फाइनेंस सेक्टर में हैं, तो व्यक्तिगत तौर पे आपके अंदर ऐसा क्या बदलाव आया है, जो काफ़ी अच्छा हुआ हो, ताकि लोगों को वही चीज़ अपनाकर उनको भी फ़ायदा काफ़ी हो? ऐसा आपने क्या देखा अपने अंदर और क्या बदलाव किया? बिल्कुल, बहुत ही आपने सही प्रश्न किया। तो जब मैंने 2014 में प्राइवेट फाइनेंस चालू किया, तो हमारे जो फाइनेंसर थे उन्होंने मुझे बताया कि यार मुकेश भाई, आप एक चीज़ याद कर लो, आपको अगर लाइफ में आगे बढ़ना है बिजनेस में, तो अपने ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करना चालू करो। मेक इन्वेस्टमेंट ऑन योर सेल्फ। तब मैं सेकंड क्लास में ट्रेवल करता था, तब उन्होंने फर्स्ट क्लास का पास निकालने के लिए बोला। तो उस समय पास आता था 1165 रुपये का, विरार से चर्चगेट का। तो फर्स्ट क्लास का पास निकाला, उससे फ़र्क पड़ा, फर्स्ट क्लास में लोग अच्छे मिले, नेटवर्किंग हुई। एक केस मुझे ट्रेन में मिला, हुँ, लॉक प्राइवेट फाइनेंस का, हुँ, और जिससे मैंने करीब 1.5 लाख रुपए कमाए थे। हुँ, फर्स्ट क्लास डब्बे में बंदा मिला और हुँ, उसने मुझे धंधा दिया, हुँ, 1.5 लाख रुपए कमाया मैं एक महीने की। हुँ, तो चीज़ें वहाँ से बदली। फिर मैंने अपना ट्रैवल करने का स्टाइल बदल दिया, हुँ, मैं फ़्लाइट से ट्रैवल करने लगा। हुँ, फिर धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती गई, फिर ग्रूमिंग हो गया, कपड़े चेंज हो गए, सब कुछ चेंज। आज भी मैं अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करता रहता हूँ, चाहे वो सेमिनार में जाना है, हुँ, ऐसी कॉन्फ्रेंस में जाना है, हुँ, या कुछ कोई बुक लेना है, हुँ, जो भी लेना है, जो भी करना है, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते रहने से आपको ही एहसास होगा कि क्या बदलाव आ रहा है। जब तक हुँ, आप ग्रूमिंग नहीं होगे, हुँ, आप जाओ किसी के पास मीटिंग करने के लिए, आप पसीने से लथपथ रहो और आपके शूज़ पॉलिश नहीं रहें, और उसको मीटिंग करने जाओ और एक छोटा सा मोबाइल लेके जाओ 12,000 का एंड्रॉइड, और उसको बोलो सर मैं आपको 50 करोड़ रुपए देने वाला हूँ। तो वो पहले हुँ, आपको बोलेगा, या तो 1,500 देगा, भाई पहले तू पहले खा पी के आ जा पहले अच्छे से, बाद में पैसे देना। हाँ, तो
आज दिखना भी चाहिए सर। अगर हम कहीं मीटिंग बैठे हैं हम्म, और अच्छे ग्रूमिंग से हैं, अच्छा मोबाइल है, अच्छे कपड़े हैं और हम बात कर रहे हैं 100 200 500 का, आदमी सुनेगा आपको, नहीं हम्म, तो आपको लोग सुनेंगे नहीं। हम्म, तो ये इफेक्ट पड़ता है हम्म, आपके चलने के तरीके से, बोलने के तरीके से, आपके कपड़े से, आपके शूज से, आपकी घड़ी से पहचान होती है हम्म, आपकी कितनी ग्रूमिंग कितनी है, हम्म, आपका फेस स्टाइल कैसा है, हेयर स्टाइल कैसा है। हम्म, ये सब चीज़ें आपको बताता है कि आप गंभीर हो कि नहीं हो। हम्म, आप पसीने से हो गया, भीग के आ रहे हो, मतलब आप चल के आए, इसका मतलब आपने ओला नहीं किया, स्टेशन से चल के आया आप 1 किलोमीटर, तो पसीना हो गया आपको, हम्म, स्मेल आ रहा है, हम्म, कैसे आपको वो सब चीज़ होगा। हम्म। ये बेसिक चीज़ें हैं, आदमी को अपने अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। खुद पे इन्वेस्ट करो भाई, अपने को स्मार्ट बनाओ, तब जाके ही धंधा आपको मिलेगा, लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे और आपकी वैल्यू बढ़ेगी। आपके हिसाब से एक अच्छे बिजनेसमैन का पहचान क्या है? सफलता क्या है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर कोई सफल है व्यक्ति तो कैसे आइडेंटिफाई करे कि सफल है ये व्यक्ति? देखिए, सफलता मेरे हिसाब से आत्मसंतुष्टि है। आप कोई भी काम कर रहे हम्म, हो और उसमें आपको अगर आत्मसंतुष्टि है, तो आप सफल हो। सफलता का मतलब ये नहीं कि आप अरबपति हो तो ही आप सफल हो। अगर एक शू पॉलिश करने वाला अपने उस काम को करके संतुष्ट है, आत्मसंतुष्टि उसको मिल रही है, वो भी सफल है सर। वो चोरी तो नहीं कर रहा है, झूठ तो नहीं बोल रहा है, गलत काम तो नहीं कर रहा है। जो भी व्यक्ति अपने किसी भी काम में करते हुए अपने इनर सेटिस्फेक्शन तक पहुंचता है, आत्मसंतुष्टि तक पहुंचता है, वो सफल है। मुकेश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। और वाकई मैं आपको बताऊं कि पिछले 10 दिनों से मैं मंदिर नहीं जाता था। मैं सोचता था मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है, घर में ही पूजा करता था। लेकिन 10 दिनों से लिटरली मैं मंदिर जा रहा हूँ। और इत्तेफाक से एक ऐसा मंदिर मुझे मिला है जो जंगलों के बीच है और बहुत ही बेहतरीन और बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए, वो अब मंदिर जाना कंटिन्यू कर दूंगा। यहाँ पे हाँ। शब्द का अर्थ देखिए आप पहले। हम्म, मंदिर का मतलब क्या है? जहाँ पे मन धीर हो, हम्म, मंदिर। हम्म, तिलक का मतलब क्या है? हम्म, तिलक में लक लगा हुआ है। हम्म, अगर आप तिलक लगाते हैं, हम्म। मतलब आपका लक आपके साथ है। तिलक यानी लक आपके साथ है। शब्द में ही है। आप शब्दों पर ध्यान दो सर। आप कुछ लक्ष्मी जी का बता रहे थे। हाँ, हाँ, लक्ष्मी जी का मतलब क्या है? हाँ, लक्ष्मी। मेरा पीछा करो। लक्ष्मी। मुझे टारगेट बनाओ। पैसे को टारगेट बनाओ। हाँ, और शब्द हैं। आप बोलते हैं कि बोलने से क्या होता है, शब्द का मीनिंग क्या है? शब्द दो। आपके जो शब्द हैं, हाँ, अगर बोलते हो शब्द दो, हम्म, मतलब आप भगवान से बोल रहे हैं शब्द दो। आप जो बोल रहे हो वही मिलने वाला है। और सब। भगवान के शब्द का मतलब क्या है? ईश्वर। हम्म, ईश्वर का संधि विच्छेद कीजिए, ईश्वर। हम्म, वहां भी स्वर लगा हुआ है। हम्म। आप जो बोल रहे हो वही भगवान है। स्पीकिंग। स्पीकिंग, वहां हाँ, भी देखो। आपको अगर राजा बनना है, हाँ, स्पीकिंग देख लो। स्पीक मतलब बोलना। हम्म, आप जो बोलते हो वही होता है, आप वैसे ही बनते हो। हम्म, आप अगर इसको ट्राई करना 21 दिन कर लो, हम्म, और अगर आपके अंदर परिवर्तन ना आ जाए तो मुझे फोन करना। हम्म, आप बोलना चेंज करो, अच्छी हम्म, बातें बोलो, हम्म, जो आपको बनना वही बोलो। हम्म, ये मैनिफेस्टेशन होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, बहुत सारे उसके प्रोसेस हैं, लेकिन उसका सार यही है। सब जितने भी मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या जो भी चीज़ होती है सुबह करने के लिए या ब्रह्म मुहूर्त में, सबका एक ही सार है सर। आपको जो बनना है वो बोलना चालू कर दो। हम्म, आप बोल दो कि मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए 30 मई तक, 30 जून तक, 30 जुलाई तक, और बोलते रहो। यही सोचो, 1 करोड़ रुपए आ गए हैं, मैं ये कर रहा हूँ, 1 करोड़ रुपए आ गए, ये कर रहा हूँ, गाड़ी खरीद रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। आप बोलना चालू करो। राजेश जी, मैं इस चीज़ को प्रूव कर सकता हूँ हम्म। कि आपका बॉडी वही करता है जो आपका माइंड बोलता है। अभी विद इन 2 मिनट ऑन कैमरा आपको प्रूव करता हूँ। आप प्लीज करें। आप आराम से रिलैक्स हो जाइए, अच्छे से बैठिए बैठ गया। और दोनों हाथों को ऐसे कीजिए। हम्म, अब आँख को बंद कर लीजिए। हम्म, अब आप ये महसूस कीजिए कि आपका लेफ्ट हैंड जो है वो नेगेटिव पोल है, राइट हैंड साउथ पोल है, और दोनों हाथ आपस में नजदीक आ रहे हैं। आप ये महसूस कीजिए कि आपका लेफ्ट जो है वो नेगेटिव पोल है, राइट आपका पॉजिटिव पोल है, दोनों हाथ आपके नजदीक आ रहे हैं। आप महसूस कीजिए कि आपका लेफ्ट जो है नेगेटिव पोल है, राइट जो है वो पॉजिटिव पोल है, दोनों हाथ आपके नजदीक आ रहे हैं। माइंड को एकदम फ्री छोड़ दीजिए, आप कुछ मत सोचिए, बस ये फील कीजिए आपके दोनों हाथ जो है ना वो नेगेटिव पॉजिटिव पोल बन गए हैं, आपस में खींच रहे हैं, आपस में खींच रहे हैं सर। आपका पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल एक दूसरे को करीब ला रहा है और करीब ला रहा है, ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है। आपका राइट हैंड पॉजिटिव पोल है, लेफ्ट हैंड नेगेटिव पोल है, दोनों हाथ खींच रहे हैं। माइंड को फ्री छोड़ो सर, अभी देखिए हाथ अपने आप मिल जाएगा। आपका राइट हैंड पॉजिटिव पोल है, लेफ्ट हैंड नेगेटिव पोल है, और दोनों हाथ आपके खींच रहे हैं, आपके दोनों हाथ आपस में मिलने वाले हैं।
एक राइट पोल है, एक नेगेटिव पोल है, एक पॉजिटिव पोल है, आपके दोनों हाथ मिलने वाले हैं और अभी दोनों हाथ मिल जाएं क्योंकि राइट पोल है आपका पॉजिटिव पोल है और नेगेटिव पोल आपका लेफ्ट है, दोनों हाथ आपके मिलने वाले हैं। एक आपका राइट पोल है, एक नेगेटिव पोल है, एक पॉजिटिव पोल है, आपके दोनों हाथ मिलने वाले हैं, आपके दोनों हाथ बस मिलने वाले हैं, विद इन सेकंड आपके हाथ मिलने वाले हैं। एक लेफ्ट है आपका नेगेटिव, राइट आपका पॉजिटिव है, आपके दोनों हाथ मिलने वाले हैं। सर आपके दोनों हाथ तुरंत मिलने वाले हैं, विद इन सेकंड आपके हाथ मिलने वाले हैं। देखिए आपके हाथ करीब आ गए हैं, आपका एक नेगेटिव पोल है, एक पॉजिटिव पोल है, आपके दोनों हाथ मिलने वाले हैं, विद इन सेकंड आपके हाथ मिलने वाले हैं। दोनों एनर्जी एक दूसरे को खींच रही है, एक पॉजिटिव एनर्जी है, एक नेगेटिव एनर्जी है, दोनों हाथ मिलने वाले हैं। आपके दोनों हाथ मिलने वाले हैं सर, आपके दोनों हाथ मिल चुके हैं, आपके दोनों हाथ मिल चुके हैं सर, आपके दोनों हाथ मिल चुके हैं। राजेश जी आपके दोनों हाथ मिल चुके हैं, आप आंखें खोल सकते हैं, आप देखिए आपके हाथ मिल चुके हैं। हालांकि मैं महसूस कर नहीं रहा था कि मिल रहा है, लेकिन ये आगे बढ़ रहा है, मुझे एहसास नहीं हो रहा था कि आगे जा रहा है। दैट इज प्रूफ। हाँ, ऐसे मैंने भी कुछ वो अगर सिखाया अगर सर। मैं अभी कर रहा हूँ तो एहसास हो रहा है, वो एहसास नहीं हो रहा था। वर्तमान क्या है उसको ना देखकर हमें जो चाहिए वो बोलते हैं। हाँ, आपको क्या चाहिए वो बोलो। हमें स्वास्थ्य चाहिए। मेरा विजन है 2030 में फोर्ब्स इंडिया में आऊंगा, दैट इज माय विजन। आई एम सेइंग यू ऑन योर पॉडकास्ट, 2030 में फोर्ब्स इंडिया मैगजीन के फ्रंट पेज पे मैं आऊंगा, दैट इज माय विजन, दैट इज माय विजन सर। ये आई बार विल बी ऑन देयर, ये बार बार आप बोल रहे हैं। आई विल बी ऑन देयर। कि मैंने बना दिया, माइंड को बोल दिया आदेश, अब माइंड काम करेगा, ऐसे लोगों को मिलाएगा, ऐसे काम करवाएगा, ऐसे योजनाएं बनाएगा, ऐसा बात करेगा। ही विल डू समथिंग फॉर मी। इसे बहुत शक्ति है, उसको काम पे लगाओ, दिमाग को काम पे लगाओ। खुद काम क्यों कर रहे हो, दिमाग को काम पे लगाओ, दिमाग ऑटोमेटिक बोलेगा इनसे मिलो, इनसे बात करो, यहाँ आओ, यहाँ मिलो, आपका काम इजी हो जाएगा। आज मैं आपको कैसे मिला, हम पॉडकास्ट पे बैठे हैं, हम इवेंट करेंगे, फिर पॉडकास्ट होगा, मैं किसी मीडिया न्यूज में आऊंगा, फिर पॉडकास्ट होगा, चीजें कनेक्टिंग हो रही हैं सर, लोग मिल रहे हैं। अभी मैं एक सेमिनार में गया था, वहां पे इंडियन एयरपोर्ट चीफ मिला मेरे को, मुंबई का। नाउ ही इज मीटिंग विद मी। ऐसे कम से कम 15 लोग हैं सर जिनसे मैं मिलने वाला हूं विद इन मंथ, जो टॉप लेवल पे है। क्यों? मेरे विजन ने उनको काम पे लगा दिया। एयरपोर्ट चीफ पूरे हिंदुस्तान का? बॉम्बे या का, मुंबई का? अच्छा अदानी का, अच्छा। वो मिलने वाले अपने, बहुत सारे लोग हैं मिलने वाले, एक एक एंकर मिलने वाले हैं, मंत्री मिलने वाले हैं। क्योंकि बार बार उन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मेरा जो विजन उसमें वो लोग लगने वाले हैं सर, मेरे विजन में प्रोविजन है। हाँ, आपके विजन में वो प्रोविजन है। उनको आना ही है, उसके पीछे मेरा रीजन है और सबसे पहले मेरा डिसीजन है, दैट इज कनेक्टिंग। बिल्कुल सही। पहले आप विजन तो बनाओ, बड़ा विजन बना लो। आपको मैं बोलता हूँ सर, आपको लाइफ चेंज करना है ना, आप बड़ा विजन बनाओ, कोई भी विजन बड़ा बना लो, 4 पॉइंट लिख लो, 5 पॉइंट लिख लो आप, कि मेरे को 31 दिसंबर 2026 तक ये चाहिए। प्रैक्टिकली करते हैं इस चीज को, आप भी यही, मैं भी यही। आप 5 गोल बनाओ लाइफ का, कि मुकेश जी यार मुझे मत बताओ, आप 5 चीज लिख लो और लिख करके उसको सुबह शाम केवल देखो, सोते समय देखो, उठते समय देखो, सच्चे मन से देखो। 21 दिन के अंदर उस काम को पूरा करने के लिए पूरा आपका प्रोविजन न तैयार हो जाए, मुझे आप बोलना 21 दिन के अंदर वैसे लोग जुड़ जाएंगे ऐसे ऑटोमेटिक। ऐसी चीजें मैंने प्रैक्टिकल किया सर, यू कैन नॉट इमेजिन दिस थिंग, आई कैन नॉट से ऑन दैट कैमरा। मेरा व्यक्तिगत नॉलेज है, व्यक्तिगत बातचीत है, मैं उसको शेयर नहीं कर सकता, लेकिन है, मैं बोल पा रहा हूँ, उसके पीछे रीजन यही है, मैंने वो फील किया है। अब कोई भगवान को मिलता है बताता थोड़ी यार कि मैं भगवान को मिल गया, लेकिन कुछ तो हुआ होगा उसके लाइफ में। बिल्कुल। I had seen that change, उस बदलाव को मैंने महसूस किया है, चीजें कैसे बदलती है लाइफ में। यू आर द ओनली रीजन। आप किसी भी बात को नेगेटिव बोलते हो, किसी के लिए भी नेगेटिव बोलते हो, वो उसके कान तक बाद में जाएगा, पहले इधर 6 इंच का आपका कान इधर पहुंच जाएगा। सही कह रहे हैं। आप सुनते हो, तो उसका इफेक्ट पहले खुद को होता है। बिल्कुल आपको आएगा। सबसे बड़ा गुस्सा, शब्द, हमारा बिहेवियर। मैं भी पहले बहुत गुस्से वाला था सर, बात बात पे ईगो, एटीट्यूड बहुत होता था। मैं बात नहीं करता था लोगों से, मैं फाइनेंसर हूँ, मैं फाइनेंस का बात करता हूँ, पोलाइट हो गया हूँ, लोगों से मिलता हूँ। चेंज, ये सब चेंज जीवन में होना चाहिए। बहुत अच्छा, मतलब आप एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं आप तो। नहीं। बहुत अच्छा छोटी छोटी लगा। बातें हैं, ये सब कुछ नहीं है सर, ये छोटी छोटी बातें हैं। आप 2 शब्द का यूज कर लो बस जीवन में। आज से बोलता हूँ आपको मैं, एक सॉरी, एक थैंक यू, ज्यादा बोलो। हर किसी से गलती हुई तो सॉरी, गलती हो और सॉरी, thanks। वो काम कर दे थैंक यू बोल दो। अब देखो जीवन कैसे 7 दिन बदल जाएगा सर, 7 days, घर पे बदल जाएगा माहौल।
घर वाली से ही माहौल पता चलेगा। उसको सॉरी थैंक यू आई लव यू और ऐड कर दो, हम्म, 3 चीजें ऐड कर दो, उसको बोल सकते हो आई लव यू, बाकी नहीं किसी को। आप देखो 3 चीज यूज करके 7 दिन, वो बोलेगा यार ये आदमी कहाँ जा रहा है आजकल, अरे इसको कौन ज्ञान दे रहा है यार, क्या मजा रहा है, अरे यार ये मुझसे चाहता क्या है, अरे तुम यार मेरी प्रॉपर्टी चाहते हो क्या, अरे तुम यार मेरे एफडी चाहते हो क्या, ऐसा फीलिंग आएगा। शी विल थिंक ऑन दैट कि यह चेंज कैसे हो गया। कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं सर, अनएक्सपेक्टेड होती हैं, हम उसको करके तो देखें, तो वो बहुत फर्क पड़ता है। मेरा एक आज ही पोस्ट मैंने किया है, स्टेटस रखा मैंने, दुश्मन के लिए स्टेटस है कि इतने कांटे न बिछाओ मेरे रास्ते में, कि इतने कांटे न बिछाओ मेरे रास्ते में कि कभी तुमको मेरे पास मिलने भी आना हो सकता है। क्या बात। ये उसके लिए है, और फाइट नहीं करना चाहिए, छोड़ दो चीज़ों को। मेरे सर मेरे 90 लाख रुपए मार्केट में अटके पड़े, 90 लाख सर्विस चार्ज, 90 लाख रुपए अटके पड़े, मतलब मैं जो नहीं फोन नहीं दे रहे हैं बट आप कुछ नहीं फ़ोन करता हूँ, नहीं फॉलो करता हूँ। यू बिलीव मी, आपको बोल रहा हूँ मैं पॉडकास्ट पे, एक बंदा मुझे अभी मिल गया, वो बंदा मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था, अचानक मिल गए। फ़ोन नहीं उठा रहा था, पैसे बाकी थे, नहीं दे रहा था, अमाउंट था कुछ, फ़ोन उठाना बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया मुझे। वासी के इन ऑर्बिट मॉल में स्टारबक्स में बैठा था मैं, और अचानक उसकी एंट्री हुई। वो बंदा देख रहा होगा पॉडकास्ट, समझ जाएगा क्योंकि मुकेश मेरे बारे में चर्चा कर रहा है। उसकी एंट्री हुई, उसने मुझे देखा, अब एंट्री करा तो वापस जा नहीं सकता कि उसकी पार्टी बैठी मीटिंग करने के लिए, तो उसको उस पार्टी से मीटिंग करना है, मैं इधर बैठा हूँ, आया मेरे साथ मिलाया, गया, बोला मैं सर जाता हूँ, मैं आप बात करता हूँ, उधर मीटिंग किया, मेरे पास आया, मैंने उसको 2-3 चीज़ बोला, मैंने कहा यार तू बचपन से ऐसा है कि अभी ऐसा हो गया, बोला नहीं यार थोड़ा सी चीज़ें ऐसा हो गया, मैं थोड़ा मूडी हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैंने कहा यार तू मुकेश से संबंध खराब कर रहा है ना, बड़े अमाउंट के लिए कर, 25 करोड़ 50 करोड़ लाख 2 लाख ले क्या खराब कर रहा है संबंध, मैं भी तू झगड़ा करूंगा लेकिन 25-50 हज़ार के लिए करूंगा, छोटे के लिए नहीं करूंगा। तो उसको पता नहीं क्या हुआ, बोला मुकेश अपना स्कैनर दे, स्कैनर लिया और कुछ पेमेंट किया, बोला बाकी मिलता रहूँगा करता रहूँगा। दैट इज चेंज। अगर मैं मैसेज पे गाली दे देता, कुछ भी कर देता तो होता, मैंने छोड़ दिया, चेंज हुआ। जिसको देना है ना सर, वो आपके रूप में कहीं न कहीं किसी रूप में आ जाएगा। बिल्कुल नहीं सही देना, कह रहे छोड़ हैं। देने का सर, फाइट मत करो, अपनी एनर्जी नए काम पे फोकस करो, अपनी एनर्जी नए मिशन पे लगाओ, अपनी एनर्जी नए लोगों से संबंध पे लगाओ, न कि पुराने पचड़ों में पड़ के अपनी जो बच्ची कुछ एनर्जी उसको वेस्ट करो। काहे को फाइट करो सर, छोड़ देने का उसको। वो कंफ्यूज रहेगा, अरे यार चाहता क्या राजेश, यार यार अपने पैसे के लिए फोन ही नहीं करता, बट वो टकराएगा कभी न कभी सर। जीवन बहुत बड़ा है, आपका हर एक हिसाब यहीं पे होगा। लोग बोलते हैं कि यार ये आदमी गलत कर रहा है, इसको पनिशमेंट नहीं मिल रहा है, वो तो अच्छे से जीवन जी रहा है। अरे भैया होता है, सबका हिसाब होता है। जो बच्चा जन्म से अंधा पैदा होता है उसकी गलती क्या होती है भाई, वो तो जन्म नहीं लिया है, क्यों, उसके पुराने प्रारब्ध थे, पहले उसने कुछ किया था, हैंडीकैप्ट होता है, गूंगा लंगड़ा लूला पैदा होता है ना सर, क्यों, उसकी क्या गलती, वो तो बेचारा अभी जन्म ले रहा है यार, उसका तो एज ही हुआ है अभी तक, कर्म ही लेकर आता है। उसके पुराने प्रारब्ध साथ में चलते हैं। 20 पितामह जी क्यों सैया पे लेटे हुए थे महाभारत में, पुराने प्रारब्ध थे। तो प्रारब्ध कभी छोड़ता नहीं सर, ये पूरा साइकिल पूरा होता है ब्रह्मांड का। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे मौका दिया, मेरी बातों को, मेरे इस विचार को इस मंच के माध्यम से आपने पहुंचाया, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं जीवन की किसी भी ऊंचाई पर रहूँगा, आपके लिए यही सम्मान, यही इज्जत, यही बात, यही प्यार, यही मोहब्बत हमेशा बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस वक्त जहाँ भी हों, मुंबई हो, लंदन हो, जहाँ भी देख रहे हों, ये पूरा एपिसोड आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप हमारे पॉडकास्ट में आना चाहते हैं तो नंबर दिया गया है, आप नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें या कमेंट करें। हम यूट्यूब के अलावा बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं जिसमें हम पॉडकास्ट को रिलीज़ करते हैं, और छोटे छोटे रील, मतलब 4-5 रील बनाकर, 6 रील बनाकर भी हम इंस्टा में, फेसबुक में, ट्विटर में, मौज में, ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म पे हम डालते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी चीज़ों को देख सके। और
मतलब मैं खुद भी बहुत कुछ सुनता हूँ यूट्यूब से और सीखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है क्यों ना अच्छी-अच्छी चीज़ें हमें जो मिला है उस चीज़ को हम लौटाएँ। तो ये हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन बातों को पहुँचाना चाहते हैं। तो आप बस देखते रहें, हमें सपोर्ट करते रहें और अगर आना चाह रहे हैं तो आप बताएँ, हम एक अच्छा-सा पॉडकास्ट करेंगे। आपने अपना कीमती शब्द दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय।